शेन मिस कांग को पिछले 4 सालों से प्यार करता है, लेकिन मिस कांग उसके भाई के साथ रिलेशनशिप में होती है। लेकिन शेन ये वेट करता है कि उसका ब्रेकअप हो जाए। जैसे ही मिस कांग का ब्रेकअप होता है, शेन मिस कांग के लिए वो सब कुछ करने के लिए रेडी होता है जो एक लड़की को चाहिए होता है। ब्रेकअप होने के बाद भी शेन का भाई मिस कांग के पीछे साइको की तरह पड़ा होता है और मिस कांग को किडनैप कर लेता है। लेकिन शेन मिस कांग को प्रोटेक्ट करता है और उसको बचा लेता है। तो दोस्तों, इस ड्रामा में आपको साइको लव और स्वीट लव दोनों टाइप के लव देखने को मिलेंगे। ड्रामा की शुरुआत में हम देखते हैं कि मिस कांग अपने फियांसे के बर्थडे पे उसको सरप्राइज देने के लिए एक होटल में जाती है, जहां वो उसके फियांसे और उसके दोस्त के बीच की बातों को सुन लेती है, जिसमें उसके फियांसे का दोस्त कहता है कि क्या तुम सच में उससे शादी करना चाहते हो। मिस कांग का फियांसे उस घर का सबसे बड़ा बेटा होता है, तो उसका फियांसे कहता है कि मैं उससे शादी नहीं करूंगा, उसको अपने लिए किसी और को चुन लेना चाहिए। तो उसका दोस्त कहता है कि उसकी फिगर बहुत ही अच्छी है, वो एक बहुत ही अच्छी मॉडल है और उसकी बॉडी भी बहुत ही सेक्सी है, तो तुम उसको क्यों छोड़ना चाहते हो। तो उसका फियांसे कहता है कि अगर तुझे वो लड़की ज़्यादा ही पसंद है तो तू उससे शादी कर सकता है, मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सब बातें मिस कांग सुन रही होती है और उसको गुस्सा आता है। फिर उसके बाद वो उन सबके सामने आ जाती है और वो उनकी पार्टी में घुस के चिल्ला के बोलती है कि तुमने मुझे समझ क्या रखा है, तुम क्या मुझे अपने हाथ की कठपुतली समझते हो जो तुम मुझे किसी को भी दे सकते हो। उसके बाद मिस कांग कहती है कि तेरी औकात ही नहीं है कि तू मेरे साथ रह सके, और उसके बाद एक ड्रिंक का ग्लास उसके ऊपर फेंक देती है। पीछे उसका भाई मुस्कुरा रहा होता है और ये सारे सीन का मजा ले रहा होता है। उसके बाद मिस कांग कहती है कि मैं तेरे से ब्रेकअप करती हूँ, तेरे मेरे बीच अब सब कुछ खत्म हो गया। तो फिर उसका फियांसे कहता है कि तुझे पता है कि तू क्या बोल रही है, तू मेरे से ब्रेकअप करेगी। उसके फियांसे की मैन ईगो हर्ट हो जाती है और वो उसको बोलता है कि मैं तेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दूंगा। तो मिस कांग कहती है तुझे जो करना है तू कर ले। जब मिस कांग चली जाती है तो उसका फियांसे बोलता है इस लड़की को तो मैं बताऊंगा, मेरे से ब्रेकअप करने का अंजाम तो इसको झेलना पड़ेगा। उसका भाई मिस कांग के पीछे जाता है और फिर मिस कांग को पीछे से पकड़ के अपनी तरफ खींच लेता है। तो फिर मिस कांग कहती है कि शेन तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो शेन बोलता है चोट खाई हुई लड़कियों को मुझे सहारा देना बहुत ही अच्छे से आता है, अगर तुम चाहो तो। क्या तुम अब भी मेरे भाई के बारे में सोच रही हो और उसको अपने मन से नहीं निकाल पाई हो। तभी मिस कांग के पास उसके फियांसे का दोस्त का कॉल आता है और वो मिस कांग को कहता है कि आपके फियांसे ने बहुत ज़्यादा ही ड्रिंक कर ली है और ये अपने आप को नहीं संभाल पा रहा, अच्छा होगा कि आप इनको अपने साथ ले जाइए। उसका फियांसे नशे में होता है और बड़बड़ा रहा होता है, इस लड़की ने मेरे साथ ब्रेकअप किया, अब मैं देखता हूँ कि ऐसा कौन सा वो लड़का है जो इसके साथ टाइम स्पेंड करेगा और इसको अपना बनाएगा। ये बातें कॉल पे सुनने के बाद मिस कांग शेन को अपने तरफ करके उसको किस करने लग जाती है। फिर शेन कहता है कि कोई पछतावा मत करो, उसने तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा किया, तुम इतना तो अपने खुशी के लिए कर ही सकते हो। और फिर उसको अपने कंधे पे उठा लेता है और एक रूम में लेके चला जाता है। फिर उसको एक बेड पे बिठा देता है और उसका हाथ लेके अपनी शर्ट के अंदर कर देता है और फिर धीरे धीरे उसके करीब आता है और उसको पूछता है कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि मेरी बॉडी बहुत ही ज़्यादा डैशिंग और सेक्सी है। और फिर उसके बाद अपनी टी शर्ट उतार के उसको अपनी बॉडी शो करता है और बोलता है कि अब तुम मुझे ध्यान से देखो और बताओ कि मेरी बॉडी कैसी दिखती है। उसकी बॉडी देख के मिस कांग के होश उड़ जाते हैं और फिर वह दोबारा से मिस कांग का हाथ अपने चेस्ट पे रखता है और बोलता है कि अब तुम इसे फील करके देखो कि तुम्हें क्या फील होता है। और फिर धीरे धीरे उसके करीब जाने लगता है और उसको नेक पे किस करने लगता है। उसके बाद वह उसको लिप्स पे किस करना स्टार्ट कर देता है। मिस कांग को भी उसके साथ फीलिंग्स आने लगती हैं। अगली सुबह हम देखते हैं कि वो दोनों एक रूम में होते हैं और शेन का चेहरा देख के मिस कांग को बहुत ही सुंदर लग रहा होता है। फिर मिस कांग उसकी बॉडी देखती है। उसके बाद मिस कांग अपने कपड़े पहन के वहाँ से जाने लगती है, लेकिन वो लड़खड़ा के गिरने ही वाली होती है। उतने में शेन उसको पकड़ लेता है और बोलता है कि तुम्हारे पैर अभी बहुत ही वीक हैं, तो तुम यहाँ से भागने के बारे में क्यों सोच रही हो। क्या तुम्हें मेरा साथ अच्छा नहीं लगता है जो तुम यहाँ से भागना चाहती हो। उसके बाद मिस कांग शेन के चेस्ट पे हाथ रख के कहती है कि मैं तुमसे सब कुछ क्लियर करना चाहती हूँ, तुम ये मत समझना कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है। लेकिन शेन मिस कांग को अपनी तरफ करके उसको किस करने की कोशिश करता है, लेकिन मिस कांग उसे रोक देती है। तो शेन कहता है कि तुमने तो पूरी रात मेरे साथ बिताई है, फिर तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है, तुम मेरे से भागना क्यों चाहती हो। तो मिस कांग कहती है कि मैंने तुम्हारे भाई के साथ ब्रेकअप किया है, तो मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में नहीं आ सकती हूँ। शेन लगातार उसको किस कर रहा होता है और फिर शेन कहता है कि मुझे इसमें कुछ भी गलत नहीं लगता, तुम्हें वैसे भी मेरे भाई ने डिच किया है तो तुम ऑब्वियसली उसके साथ ब्रेकअप करोगी ही, और अगर तुम्हें मेरा साथ पसंद है तो इसमें कोई भी गलत बात नहीं है और मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि पहले तुम मेरे भाई की फियांसे थी।
मेरे भाई ने तुम्हारे साथ सही नहीं किया, तो मुझे कोई भी गिल्ट नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आ जाऊं। फिर मिस कांग शेन से कहती है कि क्या तुम्हें बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है? तो फिर शेन उसको अपनी तरफ खींच के करीब करके कहता है कि अगर तुम्हारी जैसी लड़की मुझे मिलेगी तो मुझे कोई भी फर्क कभी भी नहीं पड़ेगा। तो फिर मिस कांग हैरान हो जाती है और उसके बाद शेन उसको दोबारा से किस करने की कोशिश करता है, लेकिन मिस कांग उसका धक्का देके दूर कर देती है और बोलती है कि तुम अमीरजादे सारे के सारे ठरकी होते हो, तुम मुझसे दूर रहो। फिर वहां से चली जाती है। आगे हम देखते हैं कि उसका फियांसे यानी जोऊ उसी होटल में आता है जिस होटल में वो शेन के साथ रुकी होती है। और फिर जब वो जा रही होती है तो जोऊ उसके सामने खड़ा होता है। तो जैसे ही मिस कांग जोऊ को देखती है वो पीछे हो जाती है। तो पीछे शेन खड़ा होता है और शेन कहता है कि क्या तुम नहीं चाहती कि मेरे भाई को पता चले कि हमारा रिलेशनशिप क्या है? जोऊ शेन को देख लेता है और फिर उसके पास आने लगता है कि शेन किस लड़की के साथ खड़ा है, लेकिन मिस कांग डर जाती है और सोचती है कि उसे ये नहीं पता चलना चाहिए कि मैं पूरी रात शेन के साथ थी। और फिर वो शेन को कस के पकड़ लेती है। तो जैसे ही जोऊ पास आता है तो शेन कहता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है और ये स्ट्रेंजर से डरती है, तो मैं आपको इससे नेक्स्ट टाइम मिलवाऊंगा। फिर जोऊ वहां से चला जाता है, लेकिन जोऊ का सेक्रेटरी जोऊ से कहता है कि सर मुझे लगता है कि मैंने उस औरत को पहले कहीं देखा है। उसका फिगर पूरा का पूरा मिस कांग से मैच कर रहा था। तो जोऊ मिस कांग को कॉल करता है और फिर मिस कांग का फोन उसी होटल में बजने लगता है। फिर जोऊ रीचेक करने के लिए वापस आता है तो मिस कांग घबरा जाती है और दोबारा से शेन के करीब चली जाती है। उसके बाद अपना मुंह छुपाने के लिए मिस कांग शेन को कहती है कि मुझे किस करो। तो शेन मिस कांग को किस करने लगता है। पीछे जोऊ उनको किस करते हुए देख लेता है, लेकिन जोऊ मिस कांग का फेस नहीं देख पाता। तो जोऊ अपने सेक्रेटरी को बोलता है कि शेन को बोलो थोड़ा तमीज में रहे। तो जैसे ही जोऊ जाता है मिस कांग शेन को फटाफट से पीछे कर देती है। उसके बाद शेन कहता है कि तुम्हारा तो ब्रेकअप हो गया, लेकिन तुम अभी भी मेरे भाई के बारे में बहुत ज्यादा ही केयर करती हो। तो फिर मिस कांग कहती है कि मुझे तुम्हारे भाई की कोई केयर नहीं है, मैं तो बस एक छोटी सी मॉडल हूँ। मैं अपनी आइडेंटिटी सेव करके रखना चाहती हूँ। मैं तुम दोनों भाइयों के बीच में बिल्कुल नहीं पड़ना चाहती। मुझे अपने करियर पे ध्यान देना है अब। तो शेन कहता है कि फिर मैं तुम्हारी केयर कर सकता हूँ, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ देता हूँ। फिर वो उसको अपने साथ खींच के कार में ले जाता है और उसके घर तक उसको ड्रॉप कर देता है। उसके बाद शेन कहता है कि तुम मेरे भाई के साथ 4 सालों से थी, तो मेरा भाई तुम्हारे लिए एक घर भी नहीं खरीद पाया, तुम इस एरिया में रहती हो। तो फिर मिस कांग कहती है कि तुम ज्यादा बोलो मत, ये प्लेस मुझे मेरी कंपनी ने दिया है। तो शेन कहता है कि मेरा भाई इतना बदतमीज कैसे हो सकता है, उसके नाम पे इतनी सारी प्रॉपर्टीज हैं और उसमें से वो एक भी तुमको नहीं दे सकता था। उसने तुम्हें तुम्हारी कंपनी के घर में रहने के लिए मजबूर किया, वो कैसा फियांसे था। तो फिर मिस कांग कहती है कि ये सब बातें छोड़ो, मैं अब उसके साथ रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहती, तो मुझे अब इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता और मैं अपने रिलेशनशिप में किसी और के पैसे अपने ऊपर खर्च बिल्कुल नहीं करवाना चाहती थी। तो मुझे इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं किस जगह रह रही हूँ। तो फिर शेन मिस कांग का हाथ पकड़ता है और कहता है कि क्या तुम बिल्कुल नहीं चाहती कि कोई आदमी तुम पर अपना पैसा खर्च करे? ये बिल्कुल भी सही नहीं है। मैं चाहता हूँ कि मैं अगर तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आऊँ तो मैं तुम्हारे लिए एक्सपेंस करूँ, तुम्हें अच्छी अच्छी चीज़ें दिलाऊं। तुम्हें अपने आप को बदलना होगा। भले ही तुम्हें वो चीज़ें नहीं चाहिए, लेकिन मेरा वो तुम्हें देने का मन ज़रूर करेगा। भले मेरे भाई ने तुम्हें वो चीज़ें ना दी हों, लेकिन अगर तुम मेरे साथ रिलेशनशिप में आओगी तो मैं तुम्हें वो चीज़ें ज़रूर दूंगा। तो फिर मिस कांग थोड़ा इमोशनल हो जाती है और फिर स्माइल करते हुए शेन को कहती है कि अपनी ये बचपना वाली ट्रिक्स मेरे ऊपर मत चलाओ, ये सब ट्रिक्स मेरे पे काम नहीं करेंगी। तो शेन उसका हाथ पकड़ के कहता है कि मैं अपने भाई से छोटा हूँ, लेकिन मैं तुम्हें वो सारी चीज़ें दे सकता हूँ जो मेरे भाई ने तुम्हें नहीं दी हैं, तो तुम मुझे एक चांस दे के तो देखो। शेन कहता है कि कल रात जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ मेरा पहली बार था। तो मिस कांग हंसते हुए शेन को कहती है कि तुम अपनी चीज़ें मुझसे मत छुपाओ, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि जिस भी पार्टी में तुम जाते हो और जितनी भी बार तुम पार्टी में जाते हो उतनी बार तुम एक नई लड़की के साथ आते हो, तो तुम लड़कियां बहुत जल्दी ही बदलते हो और कल की रात तुम बहुत ही अच्छे थे, तो मुझे ये मत बोलो कि तुम्हारा वो पहली बार था। तो शेन बोलता है कि वो सब मैंने तुम्हारे लिए ही तो सीखा था, लेकिन मिस कांग उसकी कोई बात नहीं सुनती। और फिर मिस कांग कहती है कि भले ही मुझे कोई रिलेशनशिप के लिए लड़का ना मिले, लेकिन मैं कभी भी अपने एक्स फियांसे के ब्रदर के साथ तो रिलेशनशिप में नहीं आऊंगी। आगे हम देखते हैं कि एक रैंप वॉक चल रही होती जिसमें सभी मॉडल्स ज्वेलरी को प्रेजेंट कर रही होती हैं। वहाँ पे जोऊ भी बैठा होता है और फिर वहाँ पे एक लड़की आती है, तो जोऊ उस लड़की को अपना फियांसे इंट्रोड्यूस करता है। मिस कांग भी रैंप वॉक पे जाने के लिए तैयार हो रही होती है। रेडी होने के बाद मिस कांग स्टेज पे आती है, तो सभी लोग उसको घूर घूर के देखने लगते हैं और आपस में बात करते हैं कि ये तो बहुत ही सुंदर है। जाओ मिस कांग को देख के अपने मन में सोचता है कि ये बदतमीज लड़की, इसने मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश भी नहीं की।
फिर मिस कांग अपनी पहनी हुई ज्वेलरी को प्रेजेंट करती है तो जोऊ की जो फियांसे होती है वो जोऊ को कहती है कि देखो ये कितनी सुंदर लग रही है। फिर साथ में जो लड़का बैठा होता है वो जोऊ को बोलता है क्या तुम इसमें से कोई भी ज्वेलरी नहीं खरीदना चाहते। तो जोऊ कहता है कि अगर तुम चाहते हो तो मैं ये वाली ज्वेलरी खरीद लेता हूँ, लेकिन बदले में तुम उस लड़की को बोलो कि वो मुझे आके पर्सनली ये दे के जाए। जोऊ अपनी मैन ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए चाहता है कि मिस कांग खुद पर्सनली आके वो रिंग जोऊ को दे। इससे वो चाहता है कि मिस कांग को वो नीचा दिखा सके, क्योंकि मिस कांग ने जोऊ को कॉल नहीं किया होता और कांटेक्ट नहीं किया होता तो जोऊ की मैन ईगो हर्ट हो जाती है। तो फिर मिस कांग एक बॉक्स में ज्वेलरी को लेके जा रही होती है तो फिर मिस कांग का मैनेजर उसे बोलता है कि प्लीज तुम कस्टमर से स्वीटली बात करना और कोशिश करना कि ये रिंग बिक जाए। तो मिस कांग कहती है कि डेफिनेटली मैं ये रिंग बेचने की पूरी कोशिश करूंगी, क्योंकि कमीशन में मुझे भी काफी सारे पैसे मिलेंगे। लेकिन जब वो देखती है कि ये तो जोऊ होता है जो इस रिंग को खरीदना चाहता है तो वो शॉक्ड हो जाती है, लेकिन वो फिर भी हिम्मत करके स्माइल करते हुए आगे जाती है और बोलती है कि हेलो मिस्टर जोऊ। तो जोऊ मिस कांग को नीचा दिखाने के लिए कहता है कि ये रिंग मेरी फियांसे के लिए है। स्माइल करते हुए मिस रुआन के पास जाती है और फिर मिस कांग कहती है हेलो मिस रुआन, मैं आपको बहुत ही अच्छा और प्यारा डायमंड दिखाने जा रही हूँ। ये बहुत ही रेयर है और इसको पिंक डायमंड कहते हैं। जब मिस कांग वो डायमंड दिखा रही होती है तो जोऊ अपना बदला लेने के लिए मिस कांग को कहता है कि अपने घुटनों पे बैठ जाओ और फिर हमें ये रिंग दिखाओ। जब वो ये बात बोलता है तो मिस कांग समझ जाती है कि ये सब ये जानबूझ के कर रहा है ताकि मुझे नीचा दिखा सके। जोऊ लगातार मिस कांग को घूर रहा होता है कि मिस कांग अपनी नीज पे आके उसको ये डायमंड सेल आउट करे। लेकिन जब ये सब चल रहा होता है तो साथ वाला लड़का शेन को मैसेज कर देता है तो शेन गुस्से में कार में बैठता है और ज्वेलरी एग्जीबिशन के लिए निकल जाता है। जोऊ लगातार मिस कांग को घूर रहा होता है। मिस कांग अपने मन में सोचती है कि जो ये बोल रहा है वो मैं कर देती हूँ, क्योंकि इस डील से मुझे बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा और पैसे के आगे अब कुछ भी नहीं है। फिर वो मिस रुआन के सामने घुटनों में बैठ जाती है और फिर स्माइल करती है, लेकिन उसकी स्माइल देखे जोऊ दंग रह जाता है और वो सोचता है कि इससे उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा। इससे जोऊ को बहुत ज्यादा ही गुस्सा आता है। मिस कांग वो ज्वेलरी जोऊ के फियांसे को पहना देती है और स्माइल करते हुए कहती है कि ये ज्वेलरी आप पे बहुत अच्छी लग रही है, और फिर मिस्टर जोऊ को कहती है कि आप अपने फियांसे के लिए ये ज्वेलरी जरूर खरीदिए। तो फिर जोऊ को गुस्सा आता है कि इस लड़की को इतनी बेइज्जती करने के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा और ये मुस्कुरा कैसे सकती है। लेकिन जोऊ उसको नीचा दिखाने के लिए अपना क्रेडिट कार्ड दे देता है और कहता है कि ये अंगूठी मेरे लिए बहुत ही सस्ती है। लेकिन मिस कांग को इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता और वो स्माइल कर रही होती है। उसके बाद जोऊ के फियांसे जोऊ को कहती है तुमने इतनी महंगी रिंग मुझे खरीद के दी। तो जोऊ कहता है इतनी महंगी नहीं है, जब तुम इसे पहन लेती हो तब ये कीमती हो जाती है। तभी शेन एग्जीबिशन में आता है और ये सब देख रहा होता है और उसके बाद एक कॉल करता है। उसके बाद जोऊ बोलता है कि तुमने इतनी महंगी ज्वेलरी इस मामूली सी मॉडल को प्रेजेंट करने के लिए क्यों दी। तो फिर वो लड़का बोलता है कि ये सबसे एक्सपेंसिव ज्वेलरी नहीं है, हमारी सबसे एक्सपेंसिव ज्वेलरी पिजन ब्लड रेड एंकलेट है जो कि इससे भी महंगी है। ये सब बातें शेन सुन रहा होता है और उसको बहुत ही बुरा लग रहा होता है। लेकिन मिस कांग को नीचे दिखाने के लिए जोऊ बोलता है कि मुझे वो एंकलेट दिखाओ। तो फिर एक लेडी वो एंकलेट लेके आती है और जोऊ की फियांसे को दिखाती है। तो जैसे ही जोऊ की फियांसे उस एंकलेट को छूने की कोशिश करती है वो लेडी बोलती है कि सॉरी मैडम, लेकिन ये एंकलेट बिक चुकी है। उसके बाद वो लड़का शॉक हो जाता है और बोलता है कि ये इतनी महंगी एंकलेट किसने खरीदी। पीछे शेन मुस्कुरा रहा होता है। जोऊ की फियांसे मायूस हो जाती है क्योंकि वो सोचती है सबसे महंगा ज्वेलरी तो मैं खरीद ही नहीं पाई। उसके बाद हम देखते हैं जो लेडी उस एंकलेट को लेके आई होती है वो कहती है कि जिस बायर ने ये खरीदा है वो चाहते हैं कि ये एंकलेट मिस कांग को दी जाए। तो मिस कांग हैरान हो जाती है। जब वो एंकलेट मिस कांग को मिल जाती है तो जोऊ का ईगो और हर्ट हो जाता है और उसको और गुस्सा आने लगता है। और वो लेडी आगे ये भी बोलती है कि बायर ने मुझे ये भी बोला है कि मैं सबको ये भी बता दूं, मिस कांग आप बहुत ही खूबसूरत हैं और आप ये एंकलेट रखना डिजर्व करती हैं। इस एंकलेट की कीमत आपके आगे कुछ भी नहीं। जोऊ ये सब सुन के गुस्सा हो जाता है तो वो लेडी नीचे झुक के मिस कांग को वो एंकलेट पहनाने की कोशिश करती है और फिर मिस कांग बोलती है कि मैं औरों की तरह नहीं हूँ, तुम घुटनों पे मत बैठो, तुम मेरे लिए बराबर हो और मुझे लोगों को नीचा दिखाने का कोई शौक नहीं है। ये सब बातें सुन के जोऊ को और ज्यादा गुस्सा आने लगता है। उसके बाद मिस कांग जोऊ को देख के स्माइल करने लगती है, लेकिन जोऊ अब अपना कंट्रोल खो देता है और मिस कांग को बोलता है कि तुम मेरे साथ चल रही हो और उसका हाथ पकड़ के एग्जीबिशन से लेके चला जाता है। आगे हम देखते हैं कि जोऊ मिस कांग का हाथ बहुत जोर से पकड़ के रखा होता है तो मिस कांग झटके से अपना हाथ छुड़ा लेती है। तो जोऊ बोलता है कि मुझसे ब्रेकअप करे अभी तुम्हें कुछ ही दिन हुए हैं और अब तुम दूसरे लड़कों के साथ गुलछर्रे उड़ा रही हो। तो मिस कांग कहती है कि मैं तुमसे ब्रेकअप कर चुकी हूँ और अब मैं किसी के भी साथ हूँ, इससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो तुम आगे से मुझे कभी भी कॉन्टेक्ट करने की कोशिश मत करना और तुम वैसे भी कभी नहीं चाहते थे
है कि हमारे रिलेशनशिप के बारे में लोगों को पता चले। उसके बाद जोऊ कहता है कि ये सब जो तुम कर रही हो तुम्हें इसके लिए पछताना पड़ेगा, और फिर वहाँ से चला जाता है। मिस कांग अकेले उस रेलिंग के पास खड़ी होती है तो अचानक से पीछे से शेन आके उसको कमर से पकड़ लेता है। जब मिस कांग पीछे देखती है तो शेन कहता है कि आज की रात तुम्हारे लिए बहुत ही डिफिकल्ट थी। अगर ऐसा कभी तुम्हारे साथ फ्यूचर में कभी होता है तो तुम मुझे डायरेक्टली कॉल करके बुला सकती हो, मैं तुम्हारे लिए हमेशा अवेलेबल रहूंगा। उसके बाद मिस कांग शॉकली पूछती है कि क्या ये एंकलेट तुमने तो नहीं खरीदी है। उसके बाद शेन उस एंकलेट को लेके अपने घुटनों पे बैठ जाता है ताकि वो एंकलेट मिस कांग को पहना सके। लेकिन मिस कांग कहती है कि ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है और मैं इसे नहीं अफोर्ड कर सकती और मैं इसे ले भी नहीं सकती हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे लिए थैंकफुल हूँ, तुमने आज मेरी बहुत ही मदद की और मेरी रेपुटेशन को भी संभाला। उसके बाद शेन मिस कांग को अपने करीब करके कहता है कि अगर तुम सच में मेरे लिए थैंकफुल हो तो मेरे साथ कुछ रातें बिता सकती हो। तो मिस कांग स्माइल करने लगती है, तुम भी अपने भाई की तरह ही बड़बोले हो, और उसके बाद वहाँ से चली जाती है। जब वो चली जाती है तो शेन अपने आप से बोलता है कि मैंने कई सालों तक इंतजार किया, भले ही 1 दिन या 2 दिन के लिए, लेकिन मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ और मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। आगे हम देखते हैं कि शेन अपने दोस्त से बोल रहा होता है उसका ध्यान रखना और उस पर हमेशा अपनी नजर बना के रखना। तो उसका दोस्त उससे पूछता है कि तुझको मिस कांग में इतना इंटरेस्ट क्यों है, तू उसको इतनी ज्यादा केयर क्यों करता है, वैसे भी वो तेरी बड़े भाई की एक्स फियांसे रह चुकी है। तो शेन मुस्कुराते हुए कहता है कि मैंने उसे कभी अपने बड़े भाई की फियांसे माना ही नहीं। उसके बाद हम देखते हैं कि मिस कांग अपनी फ्रेंड के साथ अपने घर जा रही होती है और फिर सडनली उसके पास एक कॉल आता है और वो आदमी कॉल पे बोलता है तेरे बाप ने हमसे $3 मिलियन लिए हैं, अगर तू 3 दिन में वो डॉलर्स हमें वापस नहीं करेगी तो हम तेरे बाप को काट के फेंक देंगे। तो फिर मिस कांग कहती है कि तुम उन्हें कुछ मत करना, मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे जल्दी ही दे दूंगी, और फिर वहाँ से भाग के चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि उसका जो मैनेजर होता है वो जोऊ को फोन करता है और उसको ये सारी बातें बता देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि मिस कांग कैलकुलेट कर रही होती है कि उसके पास टोटल कितने पैसे हैं, लेकिन उसके पास सफिशिएंट अमाउंट नहीं होता जो वो उन लोगों को दे सके। फिर तभी उसके पास जोऊ का कॉल आता है और जोऊ उसको बोलता है कि मैंने सुना है तुमको पैसे चाहिए, अगर तुम सच में वो पैसे लेना चाहती हो तो मुझसे आज क्लब में मिलो। फिर हम आके देखते हैं कि मिस कांग क्लब में जाती है, तब वो देखती है कि वहाँ पे मिस्टर जोऊ, उनका फ्रेंड और शेन बैठे हुए होते हैं। जोऊ आके उसको अपनी बगल वाली सीट में बैठने के लिए बोलता है। वो वहाँ पे शेन को देख के हैरान हो जाती है, लेकिन फिर वो जोऊ के बगल वाली सीट में जाके बैठ जाती है और फिर वो मिस्टर जोऊ को बोलती है क्या हम अकेले में बात कर सकते हैं। तो शेन उसका हाथ पकड़ के उसको बैठा देता है और उसको बोलता है कि इतनी जल्दी भी क्या है, पहले आप कुछ खा तो लीजिए, और टेबल के नीचे उसका हाथ पकड़ के रखता है। वो अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है लेकिन शेन स्माइल कर रहा होता है और उसका हाथ नहीं छोड़ता, और फिर उसके बाद उसका हाथ और टाइटली पकड़ लेता है। मिस कांग अपनी हील से शेन के शूज पे बहुत टाइटली प्रेस करती है ताकि वो उसका हाथ छोड़ दे, तब वो उसका हाथ छोड़ देता है। मिस कांग खड़ी हो जाती है और जोऊ को बोलती है कि बाहर चलो, मुझे तुमसे बिजनेस के बारे में कुछ बात करनी है। बाहर जोऊ और मिस कांग आपस में बात कर रहे होते हैं तो जोऊ मिस कांग को दोबारा से नीचा दिखाने की कोशिश करता है और उसको बोलता है कि पिछली बार तो तुम मुझसे बहुत ही अकड़ में बात कर रही थी, लेकिन अब तुम्हें वापस मेरे पास ही आना पड़ा। जोऊ उसको और नीचा दिखाने की कोशिश करता है और उसको बोलता है कि तुम तो किसी अमीरजादे के साथ रिलेशनशिप में थी तो तुम मुझसे क्यों नहीं मदद मांगती हो, तुम मेरे पास क्यों आई हो, तुम $1 मिलियन कमा भी नहीं सकती हो क्या? लगता है तुम बहुत ही बुरा फंस चुकी हो कि अगर तुम्हें $1 मिलियन चाहिए तो तुम्हें मेरे साथ एक रात को सोना होगा। तो फिर मिस कांग कहती है कि मैं इतनी गिरी हुई नहीं हूँ कि तुमसे ब्रेकअप करने के बाद अब तुम्हारे साथ एक रात बिताऊंगी, तो मुझे उधार के तौर पे अगर वो पैसे दे सकते हो तो ठीक है, वरना मुझे वो पैसे नहीं चाहिए। तो फिर जोऊ फिर से उसके कान में आके बोलता है कि मैं तुम्हें वो पैसे दे दूंगा, लेकिन बदले में तुम्हें मेरे साथ एक रात बितानी होगी, तो तुम मेरी प्रेसिडेंशियल स्वीट में आ जाना, तुम वहाँ आके अपने पैसे लेके जा सकती हो, अब चॉइस तुम्हारी है कि तुम्हें वो पैसे चाहिए या नहीं। उसके बाद मिस कांग उसको हैरानी से देखती है और सोचती है कि ये इंसान निहायत ही बदतमीज है। उसके बाद मिस कांग कहती है मैं कोई बिकाऊ नहीं हूँ जो $1 मिलियन के लिए तुम्हारे साथ एक रात बिताऊंगी। तो फिर जोऊ मिस कांग को कहता है कि मैं एक बिजनेसमैन हूँ और तुम मुझसे लोन मांगने आई हो, तो मैं तो उस लोन का इंटरेस्ट ले भी नहीं रहा, तो तुम मेरे लिए इतना तो कर ही सकती हो, और तुम्हारे लिए ये कोई नई बात तो है नहीं, तुम पहले भी मेरे साथ सो चुकी हो, तो एक दिन और मेरे साथ सोने में तुम्हें क्या दिक्कत है। और फिर उसके करीब आके उसको किस करने की कोशिश करता है, लेकिन मिस कांग वहाँ से हट जाती है। फिर उसके बाद जोऊ कहता है कि तुम्हारे लिए इतनी डिफिकल्टी क्या है, तुम जैसी लड़कियों के लिए तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, एक रात किसी अमीर के साथ सो जाओ और फिर तुम्हें अच्छे खासे पैसे मिल जाएं। ये सब बातें सुन के मिस कांग रोने लगती है और फिर गुस्से में आके उसे एक थप्पड़ मार देती है। थप्पड़ मारने के बाद मिस कांग उससे कहती है मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी, तभी मैं तुम्हारे पास आई थी
हेल्प मांगने के लिए, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि तुम इतना नीचे गिर सकते हो। मुझे ये रेग्रेट होता है कि मैं तुम्हें कभी प्यार करती थी। ये बोल के मिस कांग वहाँ से चली जाती है। उसके बाद भी जोऊ की फितरत बिल्कुल नहीं बदली होती। जोऊ उसके जाने के बाद कहता है कि चाहे तुम कुछ भी कर लो, तुम मेरे पास ही वापस आओगी और तब मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हारी औकात क्या है। ये सब बातें शेन का फ्रेंड सुन रहा होता है और जाके शेन को बता देता है और उसको ये भी बोलता है कि मिस कांग यहाँ से रोते हुए गई है। तो फिर शेन घबरा जाता है और वहाँ से मिस कांग के पास जाने के लिए निकल जाता है, लेकिन तभी जोऊ सामने आ जाता है और उससे बोलता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो फिर शेन बोलता है कि मेरी गर्लफ्रेंड परेशान है और मैं उसके पास जा रहा हूँ। जिस कॉरिडोर से मिस कांग जा रही होती है वहाँ शेन भाग कर आता है और उसको पीछे से पकड़ के अपनी तरफ कर लेता है और उसके बाद प्यार से उसके आंसू पोंछता है। तो मिस कांग कहती है कि शेन प्लीज मुझसे दूर रहो, मैं अभी तुम्हारे साथ कोई भी फन करने के मूड में नहीं हूँ, और फिर वहाँ से जाने लगती है। तो शेन मिस कांग को कहता है कि मैं जेन्युइनली तुम्हारी हेल्प करने के लिए यहाँ पे आया हूँ, मैं तुम्हारे साथ कोई मजाक करने नहीं आया हूँ। और फिर वो बोलता है कि मेरी ज्वेलरी कंपनी को एक अच्छी मॉडल की जरूरत है, तो क्या तुम वो मॉडल बनना पसंद करोगी। और फिर बोलता है कि तुम इसके लिए कितना चार्ज करोगी। तो फिर मिस कांग कहती है कि इसके लिए मैं $1 मिलियन लूंगी। तो उसी टाइम शेन अपने मोबाइल से $5 मिलियन मिस कांग को ट्रांसफर कर देता है। तो फिर मिस कांग कहती है कि तुमने मुझे $5 मिलियन क्यों ट्रांसफर किए। तो फिर शेन कहता है कि तुमने $1 मिलियन की बात की थी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम सारे प्रोजेक्ट्स मेरे लिए करो, तो बाकी का अमाउंट तुम उसके लिए रख सकती हो। फिर मिस कांग कहती है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो। तो फिर शेन कहता है कि मैं बस तुम्हें बचाना चाहता हूँ कि मेरे अलावा तुम किसी और के साथ नाइट स्पेंड नहीं करोगी। फिर मिस कांग कहती है कि यू आर सच अ क्रीप गाय, और उसके बाद वहाँ से चली जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि मिस कांग एक क्लब में आती है जहाँ सभी लोग जुआ खेल रहे होते हैं, और वो बैग लाके उनके लीडर के सामने फेंक देती है और बोलती है कि ये लो तुम्हारे पैसे और मेरे फादर को अब जाने दो। तब हम देखते हैं कि उसके फादर को बांध कर एक चेयर पे बिठा रखा होता है और उन लोगों ने उसके फादर को बहुत मारा भी होता है। तो वो अपने फादर को ऐसे देख के परेशान हो जाती है और बोलती है कि तुम ये सब क्या कर रहे हो। उसके बाद एक आदमी लीडर को बोलता है ये वही मॉडल है जिसने उस वीडियो में अपने घुटनों पे आके रिंग पहनाई थी। तो वो लीडर मिस कांग के पास जाने लगता है और बोलता है कि तुम दिखती तो बहुत सुंदर हो और तुम्हारा फिगर भी बहुत अच्छा है, और बोलता है कि अगर तुम अपने बाप को बचाना चाहती हो तो फिर से घुटने पे आ जाओ। और फिर उसको टच करता है और बोलता है मुझे भी तुम्हारी सर्विसेज चाहिए। उसके बाद मिस कांग सेफ्टी वेपन से उस लीडर को करंट मार के पीछे धक्का दे देती है और बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं इस एरिया में आऊंगी और अपने प्रोटेक्शन का बिल्कुल ध्यान नहीं रखूंगी। तो फिर वो लीडर हंसते हुए बोलता है कि तुम तो बड़ी ही चालाक निकली, और अपने गुंडों को इशारा करता है कि इसको पकड़ लो। फिर उसके गुंडे मिस कांग को पकड़ लेते हैं और उसको धक्का देके जमीन पे बिठा देते हैं। उसके बाद उनका लीडर अपना फोन लेके वीडियो बनाने लगता है और मिस कांग को एक दारू की बोतल से दारू पिलाने लगता है और कहता है कि ऐसे ही बैठी रहो, मैं तुम्हारा वीडियो बनाऊंगा और फिर इसको सोशल मीडिया पे अपलोड करूंगा। और फिर उसको वो दारू की बोतल से दारू पिलाने लगता है। जब ये सब चल रहा होता है तो मिस कांग कॉल करने का ट्राई करती है और कॉल लग जाता है। तो फिर मिस कांग शेन को कहती है कि मेरी हेल्प करो। शेन उसके फोन से उसकी लोकेशन का पता लगा के अपनी गाड़ी को बहुत ही फास्ट भगाता है ताकि उस तक जल्द से जल्द पहुंच सके। और दूसरी ओर उन गुंडों का लीडर मिस कांग को जबरदस्ती शराब पिला रहा होता है। फिर मिस कांग के हाथ में एक शराब की बोतल लगती है, तो वो उस शराब की बोतल से उनमें से एक गुंडे को सर पे मार देती है और फिर उस टूटी हुई कांच की बोतल से अपना प्रोटेक्शन करने का कोशिश करती है। लेकिन उसके बाद भी दो गुंडे आके मिस कांग को पकड़ लेते हैं। मिस कांग लगातार अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन उनका लीडर मिस कांग की इस सिचुएशन को देख के मुस्कुरा रहा होता है। तभी शेन मिस कांग को बचाने के लिए उस जगह पे पहुंच जाता है, और फिर वो जैसे ही मिस कांग को देखता है वो भागते हुए आता है और उन गुंडों को मार के पीछे हटा देता है और मिस कांग के पास जाके बैठ जाता है और मिस कांग को कहता है कि तुम चिंता मत करो और डरो मत, अब मैं आ गया हूँ, कोई तुम्हें कुछ भी नहीं करेगा। उसके बाद उनका लीडर आके मिस कांग के बारे में उल्टा सीधा बोलने लगता है और साथ ही कहता है कि मैं तो बस इसको अपने साथ एक ड्रिंक पीने के लिए कह रहा था, लेकिन ये मानी ही नहीं। तो शेन कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम इसको अपने साथ ड्रिंक पीने के लिए बोल भी सकते हो। उसके बाद वो लीडर एक चाकू लेकर आता है और बोलता है कि इस लड़की ने मेरा हाथ काटा है, अब मैं इसको बताऊंगा कि बदला कैसे लिया जाता है। तो शेन ये सब बातें सुन के कहता है कि अगर तुमने इसको हाथ लगाने की कोशिश की तो मैं तेरी जान ले लूंगा। फिर वो लीडर कहता है कि तू मुझे क्या मारेगा, तू जानता है कि मैं कौन हूँ और तू किससे बात कर रहा है। तभी उतने में हम देखते हैं कि पूरी फोर्स उस एरिया को चारों तरफ से घेर लेती है, लेकिन तभी भी उनका लीडर मिस कांग के बारे में बुरा भला बोलता रहता है। तो फिर शेन को गुस्सा आता है और वो कांच की बोतल लेके उस लीडर के सर पे फोड़ देता है और बोलता है कि तू अपना मुंह बंद कर, लेकिन फिर भी वो सुधरता नहीं है और दोबारा से मिस कांग के बारे में बुरा भला बोलता है। तो फिर शेन उसको 2-3 बार और सर पे मारता है, जिसकी वजह से वो जमीन पे गिर
जाता है। उसके बाद मिस कांग शेन से कहती है कि उनके पास अभी भी मेरे फादर हैं। उसके गुंडे ये सब सीन देख के पहले ही डर चुके होते हैं, तो वो कहते हैं कि मैं इनके फादर को अभी छोड़ देता हूँ। उसके बाद उसकी फोर्स उसके फादर को संभाल लेती है। उसके बाद वो अपनी फोर्स को बोलता है कि मिस कांग के फादर का ध्यान रखना और उनको सेफली उनके घर पहुंचा देना। मिस कांग बहुत ही वीक हो चुकी होती है, इसलिए शेन उसको अपनी गोदी में उठाकर लेके जाने लगता है। उसके बाद वो लीडर सडनली खड़ा होता है और शेन को कहता है कि तू अभी कहाँ जा रहा है, अभी हमारा हिसाब बराबर नहीं हुआ है। तो शेन कहता है कि तू मेरे से कभी भी हिसाब बराबर कर सकता है, तू कभी भी आ जाइयो, मैं तेरे लिए हमेशा तैयार हूँ। और ये बोल के मिस कांग को अपने साथ लेके चला जाता है। जब शेन मिस कांग को लेके जा रहा होता है तो वो मिस कांग से पूछता है, तुमने इन सब चीजों के बीच में मुझे टेक्स्ट कैसे किया? तो मिस कांग कहती है कि वो टेक्स्ट मैंने पहले से ही टाइप करके रखा हुआ था। तो फिर शेन कहता है कि मतलब तुम मानती हो कि मैं तुम्हारी फर्स्ट चॉइस हूँ। ये बात सुन के मिस कांग शर्माने लगती है। आगे हम देखते हैं कि जोउ ड्रिंक कर रहा होता है और उसको मिस कांग की बातें याद आती है। मिस कांग की बातें याद करके उसको बहुत ही बुरा लग रहा होता है। तो फिर जोउ अपने मैनेजर को कॉल करता है और उसको कहता है मिस कांग के बैंक में $5 मिलियन ट्रांसफर कर दो। तो उनका मैनेजर पूछता है कि आपने तो उसके साथ ब्रेकअप कर लिया, तो आप ये पैसे उसके अकाउंट में क्यों भेजना चाहते हैं? तो फिर जोउ कहता है कि मेरे अलावा उसका कोई भी ऐसा नहीं है जिसपे वो ट्रस्ट कर सकती है, और वो इतनी जिद्दी है कि वो दोबारा मुझसे पैसे मांगने भी नहीं आएगी, तो इसलिए ये पैसे उसके बैंक में ट्रांसफर कर दो। जैसे ही मिस कांग को होश आता है वो शेन से पूछती है कि मेरे फादर कहाँ हैं? तो शेन कहता है कि तुम्हारे फादर को थोड़ी चोट लगी थी, जिसकी वजह से हमने उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाया है। तुम चिंता मत करो, तुम्हारे फादर जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। तो फिर मिस कांग देखती है कि शेन के हाथों में चोट लगी होती है। फिर वो उसके हाथों को अपने हाथ में लेके पूछती है कि तुम्हारे हाथ में तो चोट लगी है, तुमने इस पे दवाई क्यों नहीं लगाई? फिर वो बहुत ही आराम से उसको पट्टी बांध रही होती है। तो फिर शेन कहता है कि फाइनली तुम्हें मुझ पे प्यार आ ही गया। तो फिर मिस कांग कहती है कि तुमने मेरी और मेरे फादर की जान बचाई है, तो मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। फिर वो अपना फोन चेक करती है और देखती है कि उसके अकाउंट में कुछ पैसे ट्रांसफर हुए हैं। तो शेन पैसों की रकम देख के कहता है कि जरूर ये मेरे भाई ने तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर करवाए होंगे। तो फिर मिस कांग कहती है कि जब मैंने उससे पैसे मांगे ही नहीं और मैंने मना कर दिया था कि मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, तो अब वो मुझे ये पैसे ट्रांसफर क्यों कर रहा है? उसके बाद वो फोन पीछे फेंक देती है। ये सब सुनने के बाद शेन को मिस कांग पे प्यार आने लगता है और वो उसको किस करने के लिए आगे बढ़ने लगता है, और मिस कांग भी इस किस के लिए रेडी होती है। लेकिन जैसे ही वो दोनों किस करने जा रहे होते हैं, डोरबेल रिंग होती है। तब हम देखते हैं कि जोउ मेन डोर के बाहर खड़ा हुआ होता है। उसकी आवाज सुनने के बाद मिस कांग कॉन्शियस हो जाती है और फिर शेन से पूछती है कि अब मैं कहाँ छुपूं, वो मुझे कहीं देख ना ले। और फिर वो परेशान होने लगती है। तो शेन उसको कहता है कि उसे जो देखना है वो देखने दो, और ये अच्छा ही रहेगा कि उसको सब कुछ पता चल जाए हमारे बारे में। तो फिर मिस कांग कहती है कि तुम्हें बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि मैं तुम्हारे बड़े भाई की एक्स गर्लफ्रेंड हूँ, इससे तुम्हारी रेपुटेशन पे हार्म होगा, तो मैं ये नहीं चाहती कि ऐसा कुछ तुम्हारे साथ हो। तो फिर शेन स्माइल करके उसको बोलता है कि अब तुम्हें मेरी चिंता भी होने लग गई है, और उसको कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा। फिर वो गेट ओपन कर देता है। जब वो घर में एंटर होता है तो जोउ को लगता है कि शेन कुछ छुपा रहा है, और फिर वो घर के अंदर आके सर्च करने लगता है। जैसे ही वो गेट खोलने लगता है जहाँ पर मिस कांग छुपी होती हैं, सडनली शेन आके अपने भाई से बोलता है मेरी गर्लफ्रेंड अंदर है और वो अभी भी स्ट्रेंजर से डरती है, तो उसको डराओ मत। तो जोउ कहता है कि अब तुम लड़कियां अपने घर में छुपाने भी लग गए हो। उसके बाद उसका भाई कहता है लेकिन मैरिज पार्टनर अच्छा इंसान ही होना चाहिए और वो खानदानी होना चाहिए। तो फिर शेन कहता है कि मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, अगर मैं किसी के साथ रिलेशनशिप में हूँ और मैं उसके साथ सीरियस हूँ तो मैं उसके साथ कभी गिव अप नहीं कर सकता, और अगर उसके लिए मुझे अपनी फैमिली भी छोड़नी पड़े तो मैं छोड़ दूंगा। जोउ कहता है मिस कांग के साथ मैं जो कुछ भी करूं वो मेरा बिजनेस है और तुम मेरे बिजनेस में टांग मत अड़ाओ। उसके बाद शेन कहता है कि मेरी शादी करना मेरा डिसीजन है और मेरा बिजनेस है, तो तुम मेरे बिजनेस में टांग मत अड़ाओ। उसके रिस्पॉन्स में जोउ कहता है तुम जिससे भी शादी करोगे सोच समझ के करना, क्योंकि हर लड़की को हमारी फैमिली एक्सेप्ट नहीं कर सकती। हमारी फैमिली सिर्फ खानदानी लड़की को ही एक्सेप्ट करेगी, ये हमारी फैमिली के रूल्स हैं और ये तुम्हें भी पता है। तो शेन उसका जवाब देता है और कहता है मैं पुराने ख्यालों वाला नहीं हूँ और मैं फैमिली के कोई रूल्स को फॉलो नहीं करता, ना ही मैं उनको मानता हूँ, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका भाई ये सब जवाब सुन के वहाँ से चला जाता है। फिर उसके बाद शेन मिस कांग के पास आता है। फिर वो मिस कांग को बोलता है कि क्या मैं तुम्हें अभी किस कर सकता हूँ। मिस कांग ये सुन के थोड़ा घबरा जाती है और वो पीछे होने लगती है, लेकिन शेन लगातार उसके करीब आता रहता है और उसको एक बेड पे लिटा देता है और फिर उससे पूछता है
तुम सच में मुझ में इंटरेस्टेड नहीं हो और तुम मेरे साथ रिलेशनशिप में नहीं आना चाहती हो। तुम एक चांस तो मुझे दे ही सकती हो। मिस कांग को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है और वो बहुत ही कंफ्यूज्ड होती है और लगातार उसको घूर रही होती है। शेन उससे कहता है कि मैं तुमको बहुत ही पसंद करता हूँ और चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ रिलेशनशिप में आओ, और फिर उसको किस करने का ट्राई करता है, लेकिन मिस कांग अपने हाथ से उसको रोक देती है। शेन फिर उसके हाथों पे ही किस कर लेता है। तब मिस कांग बहुत ही प्यार भरी नजरों से शेन को देख रही होती है। उसके बाद शेन उसके ऊपर से हट जाता है और फिर मिस कांग खड़ी हो जाती है और अपने कपड़े ठीक करने लगती है। शेन बहुत ही मायूस होता है क्योंकि मिस कांग ने उसके सवाल का जवाब नहीं दिया होता। फिर मिस कांग शेन को देख के कहती है, मैं घर जाके तुम्हारी इस बात के बारे में जरूर सोचूंगी। फिर शेन ये बात सुन के स्माइल करने लग जाता है और बहुत ही खुश हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि मिस कांग शेन से मिलने के लिए उसके घर पे आती है। शेन मिस कांग को अचानक अपने घर के बाहर देख के हैरान हो जाता है, लेकिन उसे अच्छा भी लगता है और वो स्माइल करने लगता है। फिर वो मिस कांग को कहता है कि तुम तो खुद से मेरे घर पे कभी नहीं आती, फिर आज तुम मेरे घर पे कैसे आ गई। तो मिस कांग उसको कहती है कि तुमने हमारी जो हेल्प की तो मेरे डैड चाहते थे कि मैं तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल लेके आऊँ। शेन ये देख के बहुत खुश हो जाता है और सारा सामान टेबल पे रख देता है। उसके बाद मिस कांग के करीब आ जाता है और उसको कमर से पकड़ के अपने और करीब कर लेता है। फिर शेन उसको कहता है कि तुम्हें ये सब चीजें लाने की कोई जरूरत नहीं थी, तुम्हें तो पता ही नहीं है कि मुझे क्या चाहिए। और फिर शेन उसके करीब आके उसको किस करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी मिस कांग उसको दीवार की साइड कर देती है और उसके करीब जाके कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हें क्या चाहिए। उसके बाद मिस कांग खुद उसको किस करने लगती है। तो जब मिस कांग उसको किस कर रही होती है तो शेन उसको रोक देता है और उसको कहता है कि मैं बस तुमसे मजाक कर रहा था, तुम्हें इतना सीरियस नहीं होना चाहिए, जो तुम सोच रही हो मुझे उससे कुछ ज्यादा चाहिए। लेकिन मिस कांग कहती है कि शेन तुम समझ नहीं रहे हो, मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में नहीं आ सकती हूँ। फिर उसके बाद मिस कांग कहती है कि मैं मानती हूँ कि मुझे तुम पे क्रश है और मैं तुम्हें पसंद भी करती हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में नहीं आ सकती क्योंकि मुझे पता है कि आगे चल के हमारा रिलेशनशिप कोई भी रिजल्ट नहीं देगा, तो हमें ये चीज स्टार्ट ही नहीं करनी चाहिए। तो फिर शेन एकदम सरप्राइजिंगली उससे पूछता है, तो हमारा अभी का जो रिलेशनशिप है वो क्या है। तो फिर मिस कांग शेन को कहती है कि अभी का हमारा रिलेशनशिप एक प्योर फिजिकल रिलेशनशिप है, लेकिन जैसे ही वो उसको किस करना शुरू करती है उसका दोस्त आ जाता है और फिर सिचुएशन थोड़ी ऑकवर्ड हो जाती है। फिर मिस कांग कहती है कि अब मुझे जाना चाहिए, लेकिन मिस कांग की ये सारी बातें सुनने के बाद शेन बहुत ही शॉक्ड हो जाता है और उसको मिस कांग की ये बातें बहुत बुरी भी लगती है। जब मिस कांग चली जाती है तो उसका दोस्त शेन से कहता है, तुम अपने बड़े भाई की एक्स गर्लफ्रेंड के साथ अफेयर चला रहे हो। पहले तुमने मिस कांग को पैसे दिए, उसके बाद तुमने उसको जॉब दी और यहाँ तक कि उसको कसीनो में बचाने भी गए। तो तुम मुझे बताओ तुम्हारा और उसको रिलेशनशिप है क्या। तो शेन कहता है कि अगर मेरा मिस कांग के साथ अफेयर चल भी रहा है तो उससे क्या ही फर्क पड़ता है। तो फिर उसका दोस्त कहता है कि तुम्हारा भाई अभी भी मिस कांग से प्यार करता है। तो शेन उसको जवाब देता है कि चाहे वो प्यार करता हो या ना करता हो, लेकिन दोनों का ब्रेकअप हो चुका है और अब मिस कांग मेरे भाई के साथ रिलेशनशिप में नहीं आना चाहती है। जो चीज मेरी है मैं उसे वापस लेके ही रहूंगा और मैं मिस कांग को पूरी तरीके से अपना बनाना चाहता हूँ। मैं सिर्फ कोई फिजिकल रिलेशनशिप नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि वो सिर्फ हमेशा मेरी ही बनी रहे। आगे हम देखते हैं कि मिस कांग अपने ऑफिस में टॉयलेट के बाहर हाथ धो रही होती है। तब वहाँ पर शेन पहुँच जाता है और उसको पीछे से कमर से पकड़ के अपने करीब कर लेता है। तभी वहाँ पे जोऊ भी पहुँच जाता है। शेन मिस कांग के साथ फ्लर्टिंग करने लगता है। फिर मिस कांग को शेन के लिए फीलिंग आने लगती है और वो शेन को किस करने का ट्राई करने लगती है, लेकिन जैसे ही वो शेन को किस करने लगती है वो जोऊ को देख लेती है और फिर शेन को कहती है कि तुम्हारा भाई यही है, हमें साथ में नहीं होना चाहिए। फिर शेन मिस कांग को जानबूझ के अपने करीब करके रखता है, साथ ही उसका फेस भी अपने भाई से छुपा के रखता है। जैसे ही उसका भाई उन दोनों के करीब आने लगता है वो मिस कांग को लेके वॉशरूम में घुस जाता है और फिर वॉशरूम में उसको किस करना शुरू कर देता है। उसका भाई बाहर गेट पे खड़ा हो जाता है ताकि कोई भी शेन को ना देख सके। मिस कांग शेन को कहती है कि ये सही टाइम नहीं है, हमें ये सब किसी और दिन करना चाहिए, लेकिन शेन मिस कांग की बात नहीं मानता और उसको दोबारा से किस करना स्टार्ट कर देता है। बाहर उसका भाई अभी भी दरवाजे को गार्ड कर रहा होता है ताकि कोई भी शेन को ना देख सके, क्योंकि ये उसकी रेपुटेशन का सवाल होता है। आगे हम देखते हैं कि एक रैम वॉक चल रही होती है और वहाँ जोऊ बैठा होता है। फिर शेन भी आके जोऊ के बगल में बैठ जाता है। जोऊ शेन को घूर रहा होता है और उसको कहता है कि तुम्हें पब्लिक में ये सब हरकतें नहीं करनी चाहिए, कोई भी तुम्हें देख सकता है और फिर ये सब चीजें न्यूज़पेपर में छप जाएंगी, जिससे हमारी रेपुटेशन को बहुत ही हार्म होगा। उसके बाद जोऊ शेन से पूछता है कि मैंने सुना है कि तुमने मेरी वाइफ की कुछ टाइम पहले जान बचाई थी। तो फिर शेन उसको बोलता है कि वो तुम्हारी वाइफ नहीं है। तो जोऊ बहुत ही एटीट्यूड में बोलता है
उसको जल्दी ही रियलाइज हो जाएगा कि वो मुझे नहीं छोड़ सकती और वो दोबारा मेरे पास ही आएगी। तो फिर शेन धमकी भरे अंदाज में जोऊ को कहता है, क्या हो अगर मिस कांग को किसी और से प्यार हो जाए? तो जोऊ बहुत ही कॉन्फिडेंटली कहता है कि वो किसी और से प्यार कर ही नहीं सकती। ये सब बातें जोऊ की फियांसे सुन रही होती है और जोऊ की फियांसे ये बात भी सुन लेती है कि जोऊ कहता है, अगर मिस कांग किसी और से प्यार करने लग गई तो मैं कुछ इतना बुरा कर दूंगा कि मुझे खुद को नहीं पता। ये सब बातें जब जोऊ की फियांसे रुआन सुनती है, वो ये सुन के बहुत ही गुस्सा हो जाती है और वो कहती है कि इस लड़की ने मेरी मैरिज खराब कर दी। जोऊ मुझसे शादी करना चाहता है लेकिन इस लड़की को अभी तक भूला नहीं है। मैं इस लड़की का पूरा करियर बर्बाद करके रख दूंगी। आगे हम देखते हैं मिस कांग रैम वॉक पे जाने के लिए रेडी हो रही होती है। जैसे ही वो अपने फुटवेयर पहनती है उसको चोट लग जाती है और उसके पैरों से खून निकलने लगता है। तो वो अपना शू चेक करती है तो उसमें से कांच के टुकड़े निकलते हैं। वो हैरानी से कांच के टुकड़ों को देखती है। ये टुकड़े उसके शूज में किसने रख दिए? उसकी फ्रेंड उसको कहती है, तुम्हें शो पे नहीं जाना चाहिए, चलो हॉस्पिटल चलते हैं। तो फिर हम देखते हैं कि ये कांच के टुकड़े मिस रुआन ने दूसरी मॉडल के थ्रू उसके शूज में रखवाए होते हैं ताकि वो स्टेज पे ना आ सके। लेकिन फिर हम देखते हैं मिस कांग गोल्डन फेरी के गेटअप में रैम वॉक पे आती है और वो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही होती है। फिर वो बहुत ही ब्यूटीफुली रैम वॉक करती है और बाकी सभी व्यूअर्स भी उसकी वीडियोस और फोटोज क्लिक करने लगते हैं। वो उस शो की सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाती है। ये सब देख के मिस रुआन बहुत गुस्सा हो जाती है। फिर हम आगे बैक सीन देखते हैं जिसमें मिस कांग अपनी फ्रेंड को कहती है कि मॉडलिंग एक प्रोफेशन है, भले ही मुझे कितनी भी चोट लगी हो लेकिन मैं अपने प्रोफेशन को छोड़ नहीं सकती। जब मिस कांग रैम वॉक कर रही होती है तो शेन उसके पैरों की तरफ देखता है। मिस कांग के पैरों से खून निकल रहा होता है। शेन ये सब देख के बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। जोऊ भी मिस कांग के पैरों के खून को नोटिस करता है। जैसे ही मिस कांग बैक स्टेज पहुंचती है उसकी फ्रेंड भाग के आती है और उसको कहती है कि चलो तुम्हें हॉस्पिटल लेके चलती हूँ। भी शेन भागते हुए आता है और उसको पूछता है कि तुम्हें ये चोट कैसे लगी और फिर उसको फर्स्ट एड देने लगता है। ये सब चीजें जोऊ खड़े होकर देख रहा होता है और जोऊ को ये सब देख के बहुत जेलसी फील हो रही होती है। मिस कांग की ये हालत देख के जोऊ उसको अग्रेसिवली बोलता है कि तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत थी? जब तुम्हारे पैर में चोट लगी है तो तुम्हें स्टेज पे आने की क्या जरूरत थी? तो फिर मिस कांग कहती है कि मुझे आपसे कोई लेक्चर नहीं सुनना है, वो मेरा प्रोफेशन है और वो मैं जरूर करती। और जोऊ को गुस्से में बोलती है कि अगर आपके पास सॉल्यूशन नहीं है तो यहाँ से आप चले जाइए। और फिर उसके बाद शेन को कहती है कि प्लीज कैमरास चेक करवाओ कि ये सब किसने किया और पुलिस को भी फोन कर दो। तो शेन ये सुन के बहुत खुश हो जाता है क्योंकि मिस कांग ने जोऊ की जगह शेन को प्रायोरिटी दी। उसका दोस्त शेन को कहता है सीसीटीवी कैमरास की जो वीडियो है वो करप्टेड हो चुकी है और चल नहीं रही है, तो फिर हमें पुलिस को ही कॉल करना होगा। जिस मॉडल ने ये सब किया होता है वो पुलिस का नाम सुन के डर जाती है और फिर वो कहती है कि इतने छोटे से एक्सीडेंट के लिए पुलिस को बुलाने की क्या जरूरत है। तो फिर मिस कांग उस मॉडल से कहती है तुम इतनी नर्वस क्यों हो और तुम क्यों चाहती हो कि यहाँ पे पुलिस ना आए। मिस कांग को उस मॉडल पे शक होने लगता है। मिस कांग उस मॉडल को कहती है कि कहीं तुमने तो ये सब नहीं किया है क्योंकि तुम तो मुझसे पहले से ही जलती हो। तो फिर वो मॉडल मिस कांग को जवाब देती है तुम्हारे पास कोई भी प्रूफ नहीं है जिससे तुम मुझ पे इल्जाम लगा सकती हो और अगर तुम्हें पुलिस को भी बुलाना है तो तुम उसे भी बुला सकती हो क्योंकि तुम्हें फिर भी कोई सबूत नहीं मिलेगा। तो फिर शेन कहता है ये तो बहुत ही आसान है। तो फिर शेन कहता है हम आसानी से कल्प्रिट का पता लगा सकते हैं, मैं किसी को जानता हूँ जो सीसीटीवी कैमरास की फुटेज ठीक कर देगा। और फिर वो एक कॉल करता है। शेन की बातें सुन के वो मॉडल कॉन्शियस हो जाती है और फिर वो एक्सेप्ट कर लेती है कि ये सब उसी ने किया है। और उसके बाद वो मॉडल गुस्से में आके मिस कांग को कहती है कि मैंने ये जानबूझ के तेरे साथ किया क्योंकि तू यही डिजर्व करती है। मिस कांग को ये सुनने के बाद बहुत गुस्सा आता है और फिर वो खड़े होके उस मॉडल को एक थप्पड़ मार देती है और उससे कहती है कि दोबारा ये हरकत किसी और मॉडल के साथ बिल्कुल मत करना। फिर वो मॉडल गलती से ये भी बोल देती है कि ये सब मेरा आइडिया नहीं था, ये सब मुझे मिस रुआन ने करने के लिए कहा था। फिर शेन जोऊ को ताना देता है तुमसे तुम्हारी होने वाली वाइफ संभाली नहीं जाती जो वो ये सब हरकतें कर रही है। वो मॉडल शेन से माफी मांगने लगती है तो शेन उसको कहता है कि मुझसे नहीं मिस कांग से माफी मांगो। फिर वो मिस कांग से माफी मांगती है कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया है अब मैं दोबारा कभी किसी और के साथ नहीं करूंगी। लेकिन मिस कांग कहती है कि तुमने जो हरकत की है वो माफी के काबिल बिल्कुल नहीं है। अगले सीन में हम देखते हैं जोऊ मिस रुआन के पास जाता है और उसको गुस्से में बोलता है तुमने मिस कांग को मारने के लिए ये सब हरकतें की, तुम्हारी वजह से उसको कितनी चोट लग सकती थी। तो फिर मिस रुआन कहती है कि उस लड़की की वजह से मेरी शादी खराब हो रही है, तुम हमेशा उसी लड़की के बारे में सोचते रहते हो और वो तुम्हारे इर्द गिर्द घूमती रहती है, इसलिए मैंने उसको जान से मारने की प्लानिंग कर रखी थी। ये सब बातें सुन के जोऊ को गुस्सा आ जाता है और वो मिस रुआन को थप्पड़ मार देता है और वो मिस रुआन को कहता है कि आगे से ऐसी कोई भी कोशिश मत करना जिसकी वजह से मिस कांग को चोट पहुंचे। फिर मिस रुआन
रुआन जोऊ को कहती है कि तुम मेरे साथ ये सब क्यों कर रही हो, मैं तो तुम्हारी फियांसे हूँ। तो जोऊ कहता है मैं बस तुमसे शादी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरी फैमिली और तुम्हारी फैमिली चाहती है कि हम दोनों शादी करें, वरना तुम्हारे और मेरे बीच में कोई भी रिश्ता नहीं है। तो फिर मिस रुआन कहती है तुम ये सब उस लड़की की वजह से ही कर रहे हो, मैं उस लड़की को जान से मरवा दूंगी ताकि वो लड़की इस दुनिया से ही चली जाए। तो जब रुआन ये सब बातें बोलती है तो जोऊ को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तो वो रुआन को गर्दन से पकड़ लेता है और उसको धमकी देता है कि अगर तुमने दोबारा से उस लड़की को टच करने की भी कोशिश की तो मैं तुम्हारी पूरी फैमिली को गायब करवा दूंगा। तो तुम उस लड़की से दूर रहना, उसे तुम्हारी वजह से कोई खरोच भी नहीं आनी चाहिए। आगे हम देखते हैं कि शीन मिस कांग को अपने गोद में उठा के लेके जा रहा होता है। बाहर कुछ रिपोर्टर्स खड़े होते हैं तो वो उन दोनों की वीडियोस बनाने लगते हैं। तो मिस कांग शेन से कहती है ये लोग हमारी वीडियोस बना रहे हैं, कल ये सब चीजें न्यूज़पेपर में छप जाएंगी। शेन मिस कांग को कहता है कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, इन लोगों की इतनी हिम्मत नहीं है कि ये मेरे बारे में चीजें अपलोड करें। हम देखते हैं कि जब उन रिपोर्टर्स को पता चलता है कि शेन किस फैमिली से बिलोंग करता है, वो शेन की सारी फोटोग्राफ्स डिलीट कर देते हैं। आगे हम देखते हैं शेन मिस कांग को उसके घर पे लेके आता है और फिर उसको सोफे पे बैठा देता है और उसको कहता है कि मैं तुम्हारी पट्टी चेंज कर देता हूँ। फिर वो उसकी पट्टी स्लोली स्लोली खोलने लगता है। जब वो पट्टी चेंज कर रहा होता है तो मिस कांग उसको प्यार से देखती है। शेन बहुत ही धीरे से उसको दवाई लगा रहा होता है और फिर मिस कांग को कहता है कि नेक्स्ट टाइम से तुम्हें इतना ब्रेव बनने की कोई जरूरत नहीं है। तो फिर मिस कांग ये बात सुन के थोड़ा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि वो मेरा काम है और वो मेरा पैशन है, मैं उसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तो फिर शेन कहता है कि मैं मानता हूँ कि वो तुम्हारा काम है और वो तुम्हारा पैशन है, लेकिन सबसे पहले तुम्हें अपनी हेल्थ का ध्यान रखना होगा। तो मिस गुस्सा हो जाती है और फिर वो शेन को कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं ये काम क्यों करती हूँ, तुम्हें तो यही लगता होगा कि मैं सिर्फ ये पैसों के लिए करती हूँ। तो शेन कहता है कि मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता, बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम ये इसलिए करती हो क्योंकि तुमको ये काम पसंद है और तुम अपने काम से बहुत प्यार करती हो, इसलिए तुम अपनी हेल्थ से पहले अपने काम को प्रायोरिटी देती हो। शेन की ये बातें सुन के मिस कांग को उस पे प्यार आने लगता है। तो जब शेन पट्टी पूरी कर देता है तो मिस कांग शेन के सर पे प्यार से हाथ फेरती है, तो फिर शेन को भी उसके लिए फीलिंग आने लगती है। फिर वो दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। तो जैसे ही वो किस करने लगते हैं जोऊ मिस कांग के घर में एंटर कर लेता है। जोऊ की आवाज सुन के वो दोनों शॉक्ड हो जाते हैं। मिस कांग कहती है कि मैं लॉक पे से उसके फिंगरप्रिंट हटाना ही भूल गई। जिसे शेन को अलमारी में छुपा देती है ताकि जोऊ शेन को ना देख सके। तो जोऊ मिस कांग के पास आता है और उससे पूछता है कि तुम्हारा पैर अब कैसा है। शेन अलमारी के अंदर से सुनने की कोशिश करता है जिसकी वजह से कुछ आवाज आती है। वो आवाज जोऊ सुन लेता है और फिर जोऊ कहता है कि कोई अंदर है क्या, ये आवाजें कहाँ से आ रही हैं। तो मिस कांग दीवार पे एक मुक्का मारती है और जोऊ को कहती है कि हमारा ब्रेकअप हो चुका है, फिर भी तुम मेरे घर पे आए हो तो मैं इसकी वजह से अपसेट हूँ। ये सब बातें सुन के शेन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। फिर जोऊ कहता है कि तुमने अभी तक मेरे फिंगरप्रिंट्स अपने लॉक से रिमूव नहीं किए हैं, इसका मतलब है कि तुम भी चाहती हो कि मैं तुम्हारे घर में कभी भी एंटर कर सकूं। शेन ये बात सुन के बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो एक मुक्का मारता है जिसकी आवाज जोऊ सुन लेता है। तो जोऊ कहता है कि अब तो मैं ध्यान से सुन रहा हूँ, ये तुम नहीं कर रही हो, तो ये आवाजें कहाँ से आ रही हैं। फिर वो चेक करने के लिए अंदर जाने की कोशिश करता है तो मिस कांग उसको रोक देती है और कहती है कि मेरा घर कोई साउंड प्रूफ नहीं है, ये जरूर मेरे नेबर्स है जहाँ से आवाज आ रही है और तुम्हें मेरे रूम में एंटर करने की कोई जरूरत नहीं है। तो फिर जोऊ उन शूज को देख लेता है और फिर मिस कांग से पूछता है कि ये जूते तो तुम्हारे नहीं हैं, तो मुझे सच सच बताओ कि तुम्हारे रूम के अंदर कौन है। फिर वो मिस कांग को धक्का देके अंदर रूम के साइड चला जाता है। तो फिर जोऊ रूम में रखी अलमारी की तरफ देखता है और सोचता है कि जरूर यहाँ पे कोई छुपा हुआ है। तो वो आके उसी अलमारी को खोलने की कोशिश करता है जहाँ पर शेन छुपा हुआ होता है। तो जैसे ही वो अलमारी खोलता है शेन दूसरी साइड की तरफ छुप जाता है। तो जोऊ दूसरी तरफ भी खोलने लगता है, लेकिन तब तक मिस कांग आके जोऊ को रोक देती है और फिर मिस कांग जोऊ को कहती है कि तुम्हें कोई हक नहीं बनता कि तुम मेरे घर में आके मेरी चीजों की छानबीन करो, हमारा अब ब्रेकअप हो चुका है तो तुम ये सब चीजें नहीं कर सकते हो। और उसके बाद अपनी अलमारी बंद कर देती है और उसको धक्का देके अपने रूम से बाहर निकाल देती है। तो फिर जोऊ बाहर आके सोफे पे बैठ जाता है और वो उसको कहता है कि मैं तुमसे लड़ाई करने नहीं आया हूँ। फिर जोऊ कहता है कि मुझे तुमसे एक बात पूछनी है कि कुछ दिन पहले तुम्हारे फादर को किडनैप कर लिया गया था, तो तुमने सबसे पहले मुझे क्यों नहीं बताया। तो फिर मिस कांग कहती है कि मैं तुम्हारे पास आई थी और तुमसे $1 मिलियन एज अ लोन भी मांगा था। फिर जोऊ थोड़ा सोच में पड़ जाता है और फिर उसके बाद मिस कांग को कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैंने उस टाइम पे तुमसे तुम्हारी प्रॉब्लम के बारे में नहीं पूछा। और फिर मिस कांग को कहता है कि क्या हम दोबारा से अपना रिलेशनशिप स्टार्ट कर सकते हैं पुरानी सभी बातों को भूलकर। तो मिस कांग कहती है कि पब्लिकली तुमने मुझे इतना ह्यूमिलिएट किया है और तुम अब चाहते हो कि मैं तुम्हारे रिलेशनशिप में दोबारा आ जाऊं। मुझे इतना इंसल्ट करने के बाद अब तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें दोबारा से प्यार कर सकूंगी। फिर उसके बाद मिस कांग कहती है कि मैं तुम्हारे पास दोबारा कभी नहीं आऊंगी।
तो तुम इस गलतफहमी में बिल्कुल मत रहना। उसके बाद मिस कांग अपना डोर ओपन कर देती है और उसको कहती है कि अब यहाँ से चले जाओ। जोऊ उसको दोबारा कहता है कि मैं तुम्हें अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ कि तुम मेरी दोबारा से वाइफ बन सकती हो, लेकिन मिस कांग को ये बातें अच्छी नहीं लगती और वो उसको धक्का देके बाहर निकाल देती है। शेन बाहर आके मिस कांग से पूछता है कि क्या तुम सच में मेरे भाई के साथ रिलेशनशिप में दोबारा नहीं जाना चाहती हो। उसकी बात का जवाब देने के बजाय मिस कांग उसको किस कर देती है और फिर स्माइल करने लगती है। फिर शेन भी मिस कांग को किस करने लगता है और फिर उसको अपनी गोद में उठा लेता है। दोनों लगातार किस कर रहे होते हैं। उसके बाद शेन मिस कांग को सोफे पे बिठा देता है और उसको दोबारा से किस करना स्टार्ट कर देता है। दोनों बहुत ही करीब होते हैं और एक साथ रोमांस कर रहे होते हैं। फिर मिस कांग शेन के गालों पे हाथ फेरती है और फिर उसको नेक पे किस करने लगती है और उसको पूछती है कि क्या तुमको ये सब अच्छा नहीं लगता। तो शेन कहता है कि अगर तुम्हें ये पसंद है तो ये चीज मुझे भी पसंद है और फिर उसको दोबारा से किस करने लगता है। फिर दोनों बहुत ही करीब आ जाते हैं। फिर मिस कांग शेन को धक्का दे देती है और उसको दूसरी साइड कर देती है। उसके बाद वो शेन की जैकेट खोल देती है और उसको कहती है कि मुझे किस करो। फिर शेन मिस कांग को किस करने लगता है और फिर दोनों बहुत ज्यादा ही करीब आ जाते हैं। हम देखते हैं कि एक रूम में शेन और मिस कांग होते हैं। मिस कांग सो रही होती है और शेन मिस कांग को देख रहा होता है। शेन को मिस कांग सोते हुए बहुत ज्यादा ही सुंदर लग रही होती है और फिर शेन कहता है कि इस मोमेंट का मैं कई सालों से इंतजार कर रहा था। फिर ये स्टोरी पास्ट में चली जाती है जो कि 4 सालों से पहले की बात होती है। उसमें शेन को कुछ स्कूल के लड़के परेशान कर रहे होते हैं और उसको मार रहे होते हैं। फिर वहाँ पुलिस की आवाज आती है तो वो लड़के शेन को वहीं पर छोड़ के भाग जाते हैं। शेन उस रोड पे अकेला होता है और वो बहुत ही परेशान होता है। तभी मिस कांग उसके पास आती है और उसको पूछती है कि उन्होंने तुम्हें इतना मारा लेकिन तुमने अपना डिफेंस भी नहीं किया, तुमने ऐसा क्यों किया। तो शेन कहता है कि मेरे दोबारा से उनको मारने का क्या ही पॉइंट होता। ये एक ऐसी दुनिया है जहाँ पर कुछ भी नहीं है। मेरे पास कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसको मैं अपने पास संभाल के रख सकता हूँ, तो मैं किसके लिए फाइट करूँ और किसके लिए लड़ाई करूँ। ये जो छोटा सा हादसा हुआ है ये मेरे लिए एक रिलीफ की तरह है जो मुझे मेरे पेन से रिलीफ दिलाता है। तो फिर मिस कांग उसको समझाती है कि जैसा तुम सोच रहे हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हें अपने आप से प्यार करना चाहिए, तभी दुनिया तुमसे प्यार करेगी। अगर तुम्हारे साथ अभी अच्छा नहीं हो रहा है तो ऐसा नहीं है कि हर समय तुम्हारे लिए बुरा ही होगा। तुम अपना पूरा एफर्ट दो, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। और फिर उसका सर सहलाती है। शेन उस टाइम रो रहा होता है तो मिस कांग उसको चुप कराती है और बोलती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। जब वो मिस कांग को देखता है तो उसको मिस कांग से पहली नज़र में प्यार हो जाता है और वो अपने आप से वादा करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं इस लड़की को हमेशा प्रोटेक्ट करूँगा। अब हम वापस से प्रेजेंट डे में आ जाते हैं जिसमें मिस कांग सोकर उठी होती है और वो शेन को ढूंढ रही होती है। शेन उसके लिए ब्रेकफास्ट प्रिपेयर कर रहा होता है तो मिस कांग उसे देख के खुश हो जाती है। तो शेन उसको बोलता है कि आओ बैठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट प्रिपेयर कर रहा हूँ। और मिस कांग को कहता है कि अब मैं तुम्हारा शेफ़ हूँ तो तुम आराम से बैठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट लेके आता हूँ। तो मिस कांग ये बात सुन के स्माइल करने लगती है और फिर बैठ जाती है। मिस कांग शेन के ये एफर्ट को देख के खुश हो जाती है और उससे पूछती है कि तुम्हें खाना बनाना आता भी है। तब शेन उसको प्रॉन की एक डिश बना के सर्व करता है और उसको बोलता है कि मुझे पता है तुम्हें प्रॉन्स बहुत पसंद है। तो मिस कांग कहती है कि मुझे प्रॉन्स बहुत पसंद हैं, लेकिन इस बारे में तुम्हें कैसे पता है। तो शेन कहता है कि तुमने मुझे अपने फ्रेंड लिस्ट में ऐड किया था और तुमने एक बार इसकी फ़ोटोज़ अपलोड की थी और लिखा था कि आई लव प्रॉन्स, तो तभी से मुझे पता है कि तुम्हें प्रॉन्स पसंद है। ये बात सुन के मिस कांग को याद आता है कि एक बार जोऊ ने उसके लिए प्रॉन्स बनाए थे। तो मिस कांग ये देख के बहुत खुश हो गई थी कि जोऊ ने उसके लिए कुक किया। तो जोऊ उसको कहता है कि मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ कि मैंने तुम्हारे लिए कुकिंग सीख ली। मुझे पता है कि तुम्हें प्रॉन्स बहुत पसंद है, तो मैंने तुम्हारे लिए प्रॉन्स बनाना सीख लिया। ये बात सुन के मिस कांग बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। उसके बाद वो प्रॉन्स की फ़ोटोग्राफ खींच के अपलोड कर देती है। जब जोऊ किचन में चला जाता है तो डस्टबिन में एक बिल दिखाई देता है जिसमें कि वो देख लेती है कि जोऊ ने ये डिश खुद नहीं बनाई है बल्कि बाहर से ऑर्डर की है। तो फिर उसको बहुत बुरा लगता है कि जोऊ ने उससे झूठ बोला। फिर जेन कहता है कि जब तुमने अपने फ्रेंड्स को फोटोग्राफ भेजी थी वो पहली बार था जब तुमने मुझे अपना दोस्त माना था। जब वो लोग ये बात कर रहे होते हैं तो मिस कांग कहती है, क्या हम कुछ समय के लिए अपना रिलेशनशिप प्राइवेट रख सकते हैं, क्योंकि मैं ये नहीं चाहती कि तुम्हारी रेपुटेशन खराब हो। अभी कुछ ही टाइम पहले मैंने तुम्हारे भाई के साथ ब्रेकअप किया है। लोगों को जब ये पता चलेगा कि मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में हूँ तो तुम्हारी रेपुटेशन खराब हो जाएगी, जो कि मैं नहीं चाहती। तो शेन कहता है कि मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हारा पहला रिलेशनशिप बहुत ही खराब रहा,
लेकिन मैं अपने भाई की तरह नहीं हूँ, तुम मुझ पे ट्रस्ट कर सकती हो। उसके बाद शेन अपने घुटनों पे बैठ जाता है और वही एंकलेट को दोबारा से निकालता है और मिस कांग का पैर आगे करके वो एंकलेट मिस कांग को पहना देता है। मिस कांग ये देख के बहुत खुश हो जाती है और स्माइल करने लगती है। फिर शेन कहता है, इस एंकलेट की कीमत तुम्हारे आगे कुछ भी नहीं है। आगे हम देखते हैं कि वहाँ पे लंच पार्टी चल रही होती है, जहाँ सभी मॉडल्स एक टेबल पे बैठी होती हैं और नए क्लाइंट्स दूसरे टेबल पे बैठे होते हैं। तो फिर मिस कांग का मैनेजर सभी मॉडल्स से कहता है कि चलिए आप सबको मैं नए क्लाइंट से मिलवाता हूँ। फिर वो सभी मॉडल्स को नए क्लाइंट से मिलवाता है जिसका नाम लू होता है। मिस्टर लू शेक हैंड करने के लिए अपना हाथ आगे करते हैं और मिस कांग से कहते हैं, हेलो एक्स गर्लफ्रेंड। तो सभी लोग ये बात सुन के हैरान हो जाते हैं कि मिस्टर लू की एक्स गर्लफ्रेंड मिस कांग रही होती है। फिर मिस्टर लू मिस कांग से कहता है, तुम्हारे साथ वो रिलेशनशिप में आज तक नहीं भूल पाया हूँ। ये बात सुन के शेन गुस्सा हो जाता है और फिर मिस्टर लू से शेक हैंड करने लगता है, लेकिन मिस्टर लू ने सबके सामने मिस कांग की बेइज्जती की होती है, इसलिए वो मिस्टर लू का हाथ बहुत जोर से पकड़ता है। तो मिस्टर लू समझ जाता है कि ये जानबूझ के मेरे साथ ऐसा कर रहा है क्योंकि मिस कांग की मैंने बेइज्जती की थी। फिर उसके बाद सभी लोग टेबल पे बैठ जाते हैं। मिस कांग को मिस्टर लू और जोऊ के बीच में बैठना पड़ता है। तो फिर मिस कांग परेशानी में अपने मन में कहती है, एक तरफ जोऊ बैठा है और एक तरफ लू बैठा है, ये दोनों ही मेरे एक्स हैं। ये सिचुएशन कितनी ऑकवर्ड है। तो जोऊ मिस कांग से कहता है, तुम्हारा हाई स्कूल में बॉयफ्रेंड था, ये बात तो तुमने मुझे आज तक कभी नहीं बताई। तो मिस कांग उसकी बात का जवाब देती है और कहती है, इस दुनिया में और भी काफी चीजें हैं जो मैं तुम्हें नहीं बताना चाहती और तुम कभी पता भी नहीं कर पाओगे। शेन को भी ये सब सुनकर गुस्सा आ रहा होता है, तो वो मिस कांग को मैसेज के थ्रू बात करता है और उसको मैसेज लिख के टाइप करता है, अपने एक्स से दूर रहो। जब मिस कांग ये मैसेज पढ़ती है तो शेन उसको घूरने लगता है। उसका ये मैसेज पढ़ने के बाद मिस कांग थोड़ा पीछे होकर बैठ जाती है। तो शेन ये सब देख के मुस्कुराता है और फिर उसको दोबारा एक मैसेज टाइप करके लिखता है और दोबारा से सेम बात लिखता है कि अपने एक्स से दूर रहो। मिस कांग मन में सोचती है कि ये कितना ही जेलस हो रहा है इस चीज से। मिस कांग बार बार अपनी कुर्सी अपने एक्स से दूर करती है। ये सब चीजें देखकर शेन को बहुत ज्यादा ही हंसी आ रही होती है और उसको ये सीन बहुत फनी लग रहा होता है। मिस्टर लू फिर एक डिश लेते हैं और उसको मिस कांग को सर्व करते हैं और कहते हैं कि मुझे याद है कि तुम्हें ये डिश बहुत ही पसंद है। जोऊ को ये सब चीजें देख के जेलसी होने लगती है और वो कहता है, मिस्टर लू आपको अभी तक याद है कि मिस कांग को क्या खाना पसंद है, वो भी इतने सालों बाद। उन दोनों की बातों को काटते हुए मिस कांग कहती है, अब मुझे ये सब खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब मुझे सिर्फ मेरे बॉयफ्रेंड की डिश पसंद है जो वो मुझे बना के देता है। ये बात सुन के शेन खुश हो जाता है और वो ब्लश करने लगता है, जिसकी वजह से उसके फेस पे स्माइल आ जाती है। जोऊ समझता है कि ये बात मिस कांग उसको रेफरेंस देके कह रही है। तो जोऊ ये सुन के खुश हो जाता है और कहता है कि तुम अभी तक नहीं बदली। लेकिन शेन जब ये सारी बातें सुनता है तो उसको जेलसी होने लगती है और वहाँ से जाने लगता है। तो जोऊ उससे पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो शेन कहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड अपने एक्स से बात कर रही है, जो कि मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसके बाद मिस कांग भी वहाँ से निकल जाती है। जब मिस कांग कॉरिडोर से जा रही होती है तो शेन उसको पकड़ लेता है और उसको सडनली हक कर लेता है। मिस कांग समझ जाती है कि शेन को उन सब बातों का बहुत बुरा लगा है। उसके बाद शेन मिस कांग को सडनली किस करने लग जाता है। उसके बाद मिस कांग शेन को कहती है कि तुम कोई छोटे बच्चे हो जो तुम्हें जेलसी होती है। तो फिर शेन मिस कांग को कहता है, इतना सब कुछ अभी मैंने अंदर झेला है तो मुझे एक कंपनसेशन चाहिए। फिर वो अपने और मिस कांग के हाथ की फोटो क्लिक करके अपलोड कर देता है। मिस कांग शेन को समझाती है, सिर्फ तुम ही हो जिससे मैं प्यार करती हूँ और मेरे दिल में अब सिर्फ तुम ही हो। मैंने तुम्हारे भाई के दिए हुए सारे पैसे भी वापस कर दिए हैं। मैं उसके साथ रिलेशनशिप में आना भी नहीं चाहती। अब तो तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट करना होगा और ये जेलेसी करना अब बंद कर दो। उसके बाद शेन मिस कांग को अपनी तरफ टर्न करता है और उसको एक कार्ड देता है। फिर मिस कांग को कहता है, ये अनलिमिटेड ब्लैक कार्ड है, इससे तुम कुछ भी खरीद सकती हो और ये तुम्हारे लिए एक रिवॉर्ड है। मैं तुम्हें ये देना चाहता हूँ क्योंकि तुमने अभी एक नई लाइफ स्टार्ट की है। और उसके बाद उसको 3 कार्ड और देता है और शेन मिस कांग को कहता है, अब ये 3 कार्ड तुम और रख सकती हो और इससे तुम जो चाहे वो खरीद सकती हो, लेकिन बदले में मुझे ये चाहिए कि तुम अपने फोन से सारे अपने एक्स के नंबर डिलीट कर दो। उसके बाद मिस कांग शेन से कहती है कि जब हमारा ब्रेकअप होगा तो तुम ये सब वापस ले लेना। उसके बाद शेन कहता है कि तुम ये क्यों सोचती हो कि हमारा ब्रेकअप होगा। तो फिर मिस कांग कहती है कि हम अभी प्यार करते हैं लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं ले सकता कि हमारा ब्रेकअप होगा या नहीं होगा, तो मैं तुम्हें कुछ कंफर्म नहीं कर सकती हूँ। तो फिर शेन कहता है कि अगर ऐसी ही बात है तो हमारा ब्रेकअप कभी नहीं होगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। मैं तुम्हें इतना प्यार करूंगा जितना तुमने कभी सोचा नहीं होगा। जब मिस कांग ये बात सुनती है तो वो शेन के गालों पे किस कर देती है और स्माइल करने लगती है। फिर शेन को फीलिंग्स आ जाती हैं। उसके बाद वो डोर बंद कर देता है और फिर आके मिस कांग को किस करने लगता है। पहले वो मिस कांग के गर्दन पे किस करता है और उसको किस करता रहता है। मिस कांग थोड़ा सा शाय फील करती है कि यहाँ पर सभी लोग हैं, तो वो थोड़ा पीछे होने लगती है। तो शेन पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ, मैं तो तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, मैं चाहता हूँ तुम पूरी तरह से मेरी बन के रहो।
और फिर उसको दोबारा से किस करने लगता है। वो दोनों बहुत ही करीब होते हैं। शेन लगातार मिस को किस करता रहता है, लेकिन फोन बजने लगता है। फिर वो शेन को सडनली धक्का देके पीछे कर देती है। फिर वो वहाँ से जा रही होती है तो शेन कहता है कि प्लीज मत जाओ। तो मिस कांग कहती है कि ये ड्रामा अभी बंद करो, मैं तुमसे बाद में बात करूंगी। तो फिर शेन स्माइल करने लगता है। फिर जब मिस कांग घर जा रही होती है तो मिस्टर लू मिस कांग के पास आके कहते हैं, मुझे सब कुछ पता चल गया है, तुम जोऊ के साथ रिलेशनशिप में थी। तो मिस कांग कहती है कि तुम अपने काम से काम रखो, मेरी जिंदगी में मत घुसो। ये बात सुन के मिस्टर लू गुस्सा हो जाता है और फिर वो मिस कांग का हाथ पकड़ लेता है और उसको जबरदस्ती अपने करीब करने लगता है। फिर वो कहता है कि जोऊ से अच्छा तो तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ, मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। मिस कांग उससे दूर होने की कोशिश करती है लेकिन वो उससे हाथ नहीं छुड़ा पाती। लेकिन वो मिस कांग से लगातार जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा होता है। फिर मिस कांग उसको एक थप्पड़ मार के दूर कर देती है और कहती है कि तुम्हें अपना दोस्त बोलते हुए भी मुझे शर्म आती है। जब वो ये सब बातें सुनता है तो उसकी ईगो हर्ट हो जाती है। फिर वो मिस कांग को थप्पड़ मारने के लिए अपना हाथ उठा देता है, लेकिन तभी शेन आके उसका हाथ रोक लेता है और उसको किक करके गिरा देता है। मिस कांग बहुत ही ज्यादा डरी हुई होती है। फिर शेन देखता है कि मिस कांग के पूरे हाथ रेड हो रखे होते हैं क्योंकि मिस्टर लू ने मिस कांग को बहुत जोर से पकड़ा हुआ होता है। तो शेन कहता है कि मैं उस आदमी को नहीं छोड़ूंगा और फिर एक कॉल करता है। आगे हम देखते हैं कि शेन और मिस कांग एक ही रूम में होते हैं। शेन सो रहा होता है और मिस कांग उसको प्यार भरी नजरों से देखती है और कहती है कि ये सोते हुए कितना क्यूट लगता है। तो शेन अचानक से उठ जाता है और वो कहता है, क्या ये डायलॉग तुम अपने हर एक्स को बोलती हो? तो मिस कांग कहती है कि हाँ, मैं तो ऐसा ही करती हूँ। तो शेन जेलस हो जाता है। तो मिस कांग कहती है कि मैं तो तुम्हें बस छेड़ रही थी, मैं ऐसा कुछ नहीं करती हूँ। फिर शेन ये सुन के स्माइल करने लगता है और मिस कांग को फिर से अपने करीब कर लेता है और फिर मिस कांग को कहता है कि अब दोबारा से कभी भी मिस्टर लू तुम्हें परेशान नहीं करेगा। शेन जब अपने घर पे पहुंचता है तो वहाँ पे मिस्टर लू की फैमिली होती है और मिस्टर लू व्हील चेयर पे होते हैं और उसको बहुत ही ज्यादा चोट लगी होती है। तो उसकी मदर कहती है कि तुमने मेरे बेटे के साथ ऐसा क्यों किया? मेरा बेटा मरते मरते बचा है, तुमने मेरे बेटे के साथ इतना बुरा क्यों किया? लेकिन शेन उसको इग्नोर करके अंदर चला जाता है। जब वो अंदर जाता है तब देखता है कि जोऊ और उसके ग्रैंडफादर दोनों वहीं बैठे हुए होते हैं। तब शेन का ग्रैंडफादर उससे पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया? जैसे ही शेन अंदर जाके बैठता है, लू और उसकी फैमिली अंदर आ जाती है। लू की मदर बोलती है कि आपके घर के बेटे ने मेरे बेटे के साथ ऐसा किया है और उसको अब अधमरा करके छोड़ दिया है। ये लोगों की लाइफ को सीरियसली बिल्कुल नहीं लेता। लोगों की लाइफ के साथ खेलना इसके लिए मजाक बन चुका है। तो शेन कहता है कि इसने मेरी गर्लफ्रेंड को टीज करने की कोशिश की, इसने मेरी गर्लफ्रेंड को जबरदस्ती पकड़ा और फोर्सफुली उसके करीब गया। सबसे पहले गलत काम इसने किया, इसलिए मैंने इसे इतना मारा। मिस्टर लू शेन की ये बात सुन के समझ जाता है कि मिस कांग शेन की गर्लफ्रेंड है और वो जोऊ को ये बात बताने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत ज्यादा चोट लगने की वजह से वो कुछ बता नहीं पाता। जब मिस्टर लू कुछ भी कह नहीं पाता तो शेन कहता है कि अब आप लोग यहाँ से चले जाओ, इसने मेरी गर्लफ्रेंड को टीज किया तो मैंने इसकी ये हालत की, तो इसमें मेरी गलती नहीं है। जब वो लोग चले जाते हैं तो शेन अपने ग्रैंडफादर के पास बैठ जाता है और कहता है कि ग्रैंडपा मुझे माफ कर दो, मैं आगे से ऐसा कोई भी काम नहीं करूंगा। तो फिर उसका ग्रैंडफादर कहता है कि तुमने अभी बोला कि तुम्हारी एक गर्लफ्रेंड है, तुम मुझे अपनी गर्लफ्रेंड से कब मिलवा रही हो? तो शेन कहता है कि वो थोड़ा शर्मीली है, मैं आपको जल्दी उससे मिलवाऊंगा। तब उसका ग्रैंडफादर जोऊ से पूछता है कि अब तुम मुझे बताओ कि तुम और रुआन कब शादी करने वाले हो? तो फिर जोऊ कहता है कि मैंने उससे अपनी शादी तोड़ दी है और मैं किसी और को पसंद करता हूँ और मैं उसी से शादी करूंगा। जोऊ की ये बात सुन के शेन हैरान हो जाता है। फिर शेन जोऊ से पूछता है कि क्या आप दोबारा से पैचअप करने वाले हो? तो जोऊ बोलता है कि हाँ, मैं उसे मना लूंगा और अपने साथ शादी करने के लिए राजी भी कर लूंगा। शेन जोऊ की ये सब बातें सुन के मुस्कुराने लगता है और मन ही मन सोचता है, मिस कांग तो अब तुम्हारे साथ दोबारा कभी भी पैचअप नहीं करेगी क्योंकि अब वो मुझे पसंद करती है और मुझसे प्यार करती है। आगे हम देखते हैं कि शेन मिस कांग को अपने साथ अपने घर पे लेकर आता है। तो जैसे ही मिस कांग शेन के घर में एंटर करती है तब वो देखती है कि हर जगह फोर्स खड़ी हुई होती है। तो वो डर जाती है और दोबारा से कार में बैठने लगती है और शेन को कहती है कि मुझे डर लग रहा है कि तुम्हारी फैमिली कहीं मुझे रिजेक्ट ना कर दे, क्योंकि मिस कांग शेन के घर का लेवल देख के थोड़ा सा डर जाती है और घबरा जाती है क्योंकि वो एक छोटी जगह से बिलोंग करती है। फिर शेन कहता है कि तुम ये सब बातें मत सोचो, तुम बस मेरे साथ चलो, तुम्हें कोई भी रिजेक्ट नहीं करेगा। फिर मिस कांग शेन के साथ स्माइल करते हुए घर के अंदर एंटर करती है। आगे हम देखते हैं कि शेन अपने ग्रैंडपा से मिस कांग को मिलवाता है। तो जैसे ही मिस कांग शेन के ग्रैंडपा को देखती है उसे लगता है कि ये तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट दिख रहे हैं, ये जरूर मुझे रिजेक्ट कर देंगे। फिर शेन कहता है कि ग्रैंडपा, ये मेरी गर्लफ्रेंड है और मैं इसी के साथ शादी करना चाहता हूँ। तो फिर शेन का ग्रैंडपा उसे ध्यान से देखता है। शेन का ग्रैंडपा बहुत ज्यादा सीरियस होता है। फिर जब वो मिस कांग को बहुत ध्यान से देखता है
तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो शेन को कहता है कि तुम बहुत ही अच्छी लड़की घर लेकर आए हो, मैं तो इस लड़की का बहुत ही बड़ा फैन हूँ। फिर वो एक वीडियो दिखाता है जिसमें कि मिस कांग एक बनी की ड्रेस पहन के डांस कर रही होती है। ये सब दिखाते हुए शेन का ग्रैंडपा बहुत ज्यादा खुश होता है। फिर मिस कांग कहती है कि ये वीडियो तो बहुत ही पुराना है, उस समय मैं स्ट्रगल कर रही थी। तो फिर शेन का ग्रैंडपा कहता है कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि तुमने कभी भी इस चीज में शर्म नहीं करी कि तुम्हारा प्रोफेशन क्या है, और तुमने पैसा कमाने के लिए बहुत मेहनत की, तभी तुम आज यहाँ पर हो। तुम बहुत ही इंस्पायर करने वाली लड़की हो और ये बहुत ही अच्छी बात है। उसके बाद शेन का ग्रैंडपा बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है तुमसे ज्यादा तो ये लड़की मेरी खुद की ग्रैंड डॉटर जैसी लग रही है। उसके बाद मिस कांग ग्रैंडपा से बात कर रही होती है तो ग्रैंडपा मिस कांग को कहते हैं कि तुम वो पहली लड़की हो जिसको ये घर लेकर आया है और इंट्रोड्यूस किया है। तो मिस कांग कहती है कि अभी हमारा रिलेशनशिप ज्यादा पुराना नहीं है, इसलिए मैं अभी तक शेन को अच्छी तरह से नहीं जानती हूँ। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि शेन के फादर और मदर बहुत सालों पहले ही गुजर चुके हैं और उसने अपनी जिंदगी में बहुत स्ट्रगल देखा है। वो पहले बहुत ही अजीब सा था, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ दिनों पहले से वो थोड़ा बदल गया है। मुझे ऐसा लगता है कि तुमने उसका दिल बदल दिया है। मैं बस चाहता हूँ कि अब तुम दोनों साथ रहो और दोनों खुश रहो और एक दूसरे को हमेशा सपोर्ट करते रहो। तो फिर मिस कांग स्माइल करने लगती है और कहती है कि मैं ऐसा जरूर करूंगी। आगे हम देखते हैं कि मिस कांग शेन के घर में रुकी हुई होती है और फिर शेन उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाने के लिए चला जाता है। तब उसकी बहन की एंट्री होती है। वो मिस कांग को शेन समझ के ब्लैंकेट को ऊपर उठा देती है। तब वो देखती है कि वहाँ पे मिस कांग होती है। उसके बाद उसकी बहन पूछती है कि तुम कौन हो और तुम मेरे भाई के बेडरूम में क्या कर रही हो। तो फिर मिस कांग कहती है कि मैं तुम्हारे भाई को सेड्यूस करने आई हूँ। तो फिर वो कहती है कि तुम बहुत ही गंदी लड़की हो, तुम मेरे भाई के बेडरूम में क्यों हो, तुम यहाँ से निकल जाओ। उसके बाद वो मिस कांग को थप्पड़ मारने के लिए हाथ खड़ा कर देती है। तभी शेन आ जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है और फिर वो उसको कहता है कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड से ऐसे बदतमीजी से बात मत करो, तुम अभी मेरी गर्लफ्रेंड को सॉरी बोलो। तब वो मिस कांग को सॉरी बोलती है। तो फिर शेन अपनी बहन को डांटता है और वहाँ से जाने के लिए बोलता है। उसकी बहन चिढ़ के वहाँ से चली जाती है। आगे हम देखते हैं कि एक फैमिली डिनर चल रहा होता है जिसमें कि शेन के ग्रैंडपा मिस कांग के लिए कहते हैं कि वो बहुत ही सुंदर है और मुझे तो बहुत ही पसंद आई। फिर शेन और मिस कांग डिनर हॉल में एंट्री करते हैं। सभी लोग मिस कांग को देख के कहते हैं कि ये तो बहुत ही सुंदर है और कहते हैं कि तुम दोनों का मैच बहुत ही अच्छा लग रहा है। फिर शेन का एक कॉल आ जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। शेन की सिस्टर अपनी बाकी सिस्टर्स के साथ मिस कांग के अगेंस्ट प्लानिंग कर रही होती है और कहती है कि ये बहुत ही छोटी मॉडल है, ये शेन फैमिली का हिस्सा नहीं बन सकती, और बाकी सभी सिस्टर्स को भड़का देती है। और बाकी बहनों को भड़काते हुए वो कहती है ये सिर्फ अमीर लोगों के पीछे जाती है, इसलिए इसने शेन भाई को फंसा लिया। ये सब बातें मिस कांग सुन लेती है। फिर वो उन लड़कियों के बीच में आके कहती है क्या तुम लोगों ने अमीर खानदान में पैदा होकर सिर्फ यही चीजें सीखी हैं? क्या यही तुम्हारी परवरिश है कि तुम दूसरी लड़की के कैरेक्टर पे उंगली उछाल सकते हो? तो फिर शेन की सिस्टर कहती है कि तुम बहुत ही गरीब हो, तुम बहुत ही लोकल एरिया से आती हो, तो तुम हमें मत सिखाओ कि कैसे बात करनी चाहिए और क्या बात करनी चाहिए। तो फिर मिस कांग ये बात सुन के मुस्कुराने लगती है और कहती है कि तुम्हारा पैसा सिर्फ तुम्हारे बड़े खानदान की वजह से है, तुमने खुद से कुछ भी नहीं कमाया। एटलीस्ट मेरे पास एक जॉब है और मैं अपने जॉब को लेके बहुत ही प्रोफेशनल हूँ, लेकिन तुम्हारे पास तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हारे पास अपनी सिर्फ फैमिली की रेपुटेशन है, तुम्हारी खुद की कोई आइडेंटिटी नहीं है। ये बात सुन के उसकी बहन गुस्सा हो जाती है और कहती है कि मैं इसको सबक सिखा के रहूंगी। आगे हम देखते हैं कि डिनर टेबल पे पूरी शेन फैमिली बैठी होती है। शेन के ग्रैंडपा मिस कांग की ओर इशारा करके कहते हैं कि ये मेरे ग्रैंडसन की गर्लफ्रेंड है और अब ये मेरी ग्रैंडसन की डॉटर इन लॉ बनने वाली है, तो मैं इसको पूरी तरीके से सपोर्ट करूंगा और ये शुरू से ही मेरी फेवरेट रही है। ये बातें सुन के मिस कांग बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। उसके बाद शेन की बहन कहती है कि मैं भी मिस कांग की बहुत फैन हूँ। उसके बाद शेन की बहन कहती है मैं आप सभी को मिस कांग के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ, और फिर उसके बाद वो सभी को जोऊ और मिस कांग की फोटोग्राफ्स दिखाने लगती है। फिर सभी आपस में बात करने लगते हैं कि कांग जोऊ के साथ रिलेशनशिप में है और वो शेन को धोखा दे रही है। फिर शेन की बहन कहती है इसने दोनों भाइयों के साथ खिलवाड़ किया है, इसने दोनों भाइयों की फीलिंग्स के साथ खेला है, ये शेन फैमिली की बहू नहीं बन सकती। तब ग्रैंडपा मिस कांग से पूछते हैं कि क्या ये सब सच है, मैं तुमसे ये सब जानना चाहता हूँ। तो फिर मिस कांग कहती है कि मैंने जोऊ को डेट जरूर किया था, लेकिन हमारा ब्रेकअप हो चुका और इस बात को काफी लंबा समय बीत चुका है। फिर शेन आ जाता है और वो कहता है कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड पे ऐसे इल्जाम नहीं लगा सकती। फिर उसकी बहन कहती है कि भैया आपको नहीं पता, ये लड़की जोऊ भाई और आपके साथ खेल खेल रही है, इसको सिर्फ पैसों से मतलब है। तो शेन कहता है कि तुम गलत हो, ये मेरे पीछे कभी भी नहीं आई, मैं ही इसके पीछे भागा था। इसने मुझे कभी भी फोर्स नहीं किया कि मैं इसके साथ रिलेशनशिप में आऊं, बल्कि ये तो ये भी नहीं चाहती थी कि मैं इसके साथ रिलेशनशिप में रहूं।
लेकिन मैंने उसको फोर्स किया कि मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आना चाहता हूँ, और फिर उसको कन्विंस किया कि हमारा रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा चल सकता है। फिर उसकी सिस्टर कहती है कि तुमने जोऊ भाई के रिलेशंस को खराब किया और अपनी ही सिस्टर इन लॉ के साथ अब रिलेशनशिप में हो। जब उसका ग्रैंडपा ये सब बातें सुनता है तो वो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि जब शेन का ग्रैंडपा थोड़ा स्टेबल हो जाता है तो सारे आपस में खड़े होकर बात कर रहे होते हैं। तो शेन की बहन बोलती है कि अगर मेरे दादाजी को कुछ हो जाता तो मैं तुझे जान से मार देती। शेन को ये सब सुन के गुस्सा आ जाता है और वो अपनी लेडी सोल्जर को इशारा करता है। वो जाके उसकी बहन को एक थप्पड़ मार देती है। फिर उसका दादाजी गुस्सा हो जाता है और उसको कहता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। तो मिस कांग कहती है कि मुझे माफ कर दीजिएगा, मैंने आपसे ये सब चीजें छुपा के रखी जिस वजह से इतनी बड़ी गलतफहमी हो गई। आपका गुस्सा होना बिल्कुल जायज है। तो फिर उसके दादाजी कहते हैं कि मैं तुम पे गुस्सा बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं तो तुमको बहुत ही सपोर्ट करता हूँ, लेकिन इस शेन को थोड़ा दिमाग से चलना चाहिए था। तो फिर शेन कहता है कि अगर आपको ब्लेम करना है तो आप मुझे ब्लेम कर सकते हो। तो फिर उसके दादाजी कहते हैं कि तुम शेन फैमिली के बेटे हो, तुम्हें इसके लिए लड़ना चाहिए, मैं तुम्हारा साथ दूंगा अगर तुम्हारा रिलेशनशिप सच्चा है। तो फिर वो दोनों मुस्कुराने लगते हैं। फिर उसकी सिस्टर कहती है कि आप ऐसी लड़की को अपने घर की बहू नहीं बना सकते, ये बहुत ही बैकवर्ड क्लास से आती है और बहुत ही लो कैटेगरी की है, ये बस अमीर लड़कों को फंसाना जानती है ताकि उनसे शादी कर सके। तो फिर उसके ग्रैंडपा कहते हैं मैं इस लड़की को बहुत ही पसंद करता हूँ और अब ये मेरे घर की बहू बनने जा रही है और मुझे उसके मेरे घर की बहू बनने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इस घर का हेड हूँ, तो तुम सबको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। स्माइल करने लगते हैं। फिर ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम्हें अगर इसकी औकात के बारे में ज्यादा ही फिक्र है तो मैं अपनी प्रॉपर्टी मिस कांग के नाम पे कर दूंगा, तब इसका लेवल अपने आप हाई हो जाएगा। फिर शेन कहता है दादाजी मैं अपने रियल एस्टेट्स और शेयर्स की सारी प्रॉपर्टी मिस कांग के नाम करता हूँ। फिर मिस कांग शॉक्ड हो जाती है और शेन को देती है। शेन ने इन सब चीजों के लिए पहले से ही पेपर्स रेडी करवा रखे होते हैं। फिर वो मिस कांग को कहता है कि ये सारी प्रॉपर्टी आज से तुम्हारे नाम पे हुई, ये तुम्हारा पहला गिफ्ट होगा शेन फैमिली में एंटर करने का। तो मिस कांग ये सब सुन के बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। वहाँ पर प्रॉपर्टी के पेपर्स, काफी सारा सोना और ज्वेलरीज होती है। फिर उसके ग्रैंडपा कहते हैं कि मिस कांग बेटा ये सब कुछ तुम्हारे लिए है, तुम ये सब चीजें एक दिन में भी खर्च कर सकती हो, ये सब तुम्हारी मर्जी है, अब से तुम इन सब की मालिक हो। फिर एक एक करके सभी अंकल और आंटीज आके मिस कांग को गिफ्ट्स देते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। कोई उसको जेट गिफ्ट करता है तो कोई उसको क्रूज गिफ्ट करता है। ये सब चीजें देख के मिस कांग बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और बहुत ही खुश भी होती है। जब ये सब चीजें मिस कांग को मिल रही होती है तो शेन की वो सिस्टर बहुत ज्यादा जेलस करने लगती है। फिर वो मिस कांग के सामने आके कहती है इतना कुछ होने के बाद भी तुझे जरा सी भी शर्म नहीं है और ये सब चीजें तू एक्सेप्ट कर रही है, तेरी माँ तो है नहीं इसलिए तुझे ये सब संस्कार किसी ने दिए ही नहीं। ये बात सुन के मिस कांग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो आगे आके उसकी उस सिस्टर को थप्पड़ मार देती है। फिर वो सिस्टर गुस्सा होकर कहती है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई, तूने मुझे मारा। उसी टाइम शेन आके कहता है कि गलती तुम्हारी है। शेन के दादाजी ये सब देख के गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि अब तुम लोग बस करो, मुझे ये सब चीजें और नहीं झेलनी। और उस सिस्टर को कहते हैं अब से तुम शेन फैमिली में बिल्कुल नहीं आओगी, तुमने मेरी ग्रैंडसन की डॉटर इन लॉ के साथ बदतमीजी की है। तो फिर वो लड़की कहती है कि आपने मुझे बचपन से पाला है, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं, मैं तो सिर्फ इतना चाहती थी कि मेरे भाई की शादी एक अच्छे खानदान में हो, ना कि इस गरीब लड़की के साथ जो कि एक गरीब घर से बिलोंग करती है। ये मेरे भाई के लिए बिल्कुल भी सही लड़की नहीं है। फिर उसके दादाजी कहते हैं कि तुम शेन फैमिली की चिंता बिल्कुल मत करो और फिर उसको वहाँ से भगा देते हैं। उसके बाद दादाजी मिस कांग को कहते हैं कि अब से तुम शेन फैमिली का हिस्सा हो और अब किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं है कि तुमसे पंगा ले सके। फिर सभी लोग मिस कांग का अपनी फैमिली में वेलकम करते हैं। मिस कांग और शेन नाइट वॉक कर रहे होते हैं। फिर मिस कांग कहती है कि आज जो कुछ भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था। फिर शेन कहता है कि मैं तुमसे अपनी बहन के बिहेवियर के लिए माफी चाहता हूँ। फिर मिस कांग कहती है कि तुम्हारा और तुम्हारे ग्रैंडपा का प्यार मेरे लिए काफी है, तो मुझे उन सब चीजों से ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। शेन बहुत ही इमोशनल हो जाता है और वो मिस कांग को प्रपोज करने जा रहा होता है। तो जैसे ही वो मिस कांग को प्रपोज करने लगता है, मिस कांग बीच में बोल देती है चलो शादी कर लेते हैं। फिर शेन कहता है कि मैं ये शादी नहीं कर सकता और फिर मुस्कुरा के ये बात बोलता है एक लड़की शादी के लिए कैसे प्रपोज कर सकती है, मैं तो तुम्हें खुद प्रपोज करने वाला था लेकिन उससे पहले तुमने ये बात बोल दी। फिर वो उसका हाथ पकड़ता है और वो उसमें एक रिंग रख देता है। मिस कांग ये देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। क्या तुम ये रिंग अपने साथ लेके घूम रहे थे? तो वो कहता है कि जब भी मैं तुम्हारे साथ होता हूँ मैं इस रिंग को अपने पास ही रखता हूँ, मैं बस सही दिन का इंतजार कर रहा था कि कब तुम्हें ये रिंग दे सकूं। उसके बाद वो मिस कांग को प्रपोज कर देता है और फिर रिंग मिस कांग को पहना देता है। फिर दोनों बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। फिर शेन कहता है चलो मेरे साथ, मुझे मैरिज रजिस्ट्रेशन करवाना है। तो मिस कांग कहती है कि तुम्हें कुछ ज्यादा ही जल्दी है। फिर वो उसको अपने साथ लेके चला जाता है। मिस कांग कहती है कि ये बहुत ज्यादा
लेट हो चुका है, अभी तक तो वो सारे ऑफिसर्स अपनी सीट से उठ चुके होंगे। तो फिर शेन कहता है कि मैंने उन्हें मना लिया है कि वो मेरे लिए ओवर टाइम कर सके। आगे हम देखते हैं कि जोऊ अपनी कार में जा रहा होता है, तब वो बहुत सारे फायर क्रैकर्स आसमान में देखता है, तब वो बहुत सारे पटाखे बजते हुए देखता है। तो फिर वो अपने ड्राइवर से पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है। तो फिर उसका ड्राइवर कहता है कि जरूर किसी अमीर आदमी ने शादी करी होगी, उसी का ही वो सेलिब्रेशन कर रहा है। शादी की बात सुन के जोऊ को कांग की याद आती है और वो मन में सोचता है कि आज मैं उसको प्रपोज करूंगा। फिर वो मिस कांग को कॉल करता है, लेकिन मिस कांग उसका फोन नहीं उठाती। आगे हम देखते हैं कि शेन और मिस कांग अपना मैरिज रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं और शेन इस बात से बहुत ज्यादा खुश होता है और कहता है कि फाइनली अब हमारी शादी रजिस्टर हो गई। फिर वो मिस कांग को किस करने की कोशिश करता है, तो मिस कांग उसको रोक देती है और कहती है कि यहाँ बहुत लोग होंगे जो हमें देख सकते हैं। तो शेन कहता है कि एक किस करने में क्या जाता है, हम लोग अब लीगली मैरिड भी हैं, तो इसमें कुछ भी गलत बात नहीं है। फिर शेन कहता है कि मैं पूरी दुनिया को बताना चाहता हूँ कि मैंने तुमसे शादी कर ली है, क्योंकि मैं इस बात से बहुत ही खुश हूँ। फिर वो मैरिज सर्टिफिकेट की फोटो क्लिक करता है। फिर मिस कांग उससे पूछती है, क्या तुम सच में रेडी हो कि तुम सब चीजें फेस कर सकते हो, क्योंकि अभी तक जोऊ को इस बारे में कुछ भी नहीं पता है। तुम और तुम्हारे भाई के बीच में बहुत ही ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं इस बात से, और वो तुम्हें बहुत ही बुरी तरह से ट्रीट करेगा जब उसे पता चलेगा। फिर शेन स्माइल करने लगता है और कहता है, तुम चिंता मत करो, तुम अभी ग्रैंडपा के पास जाओ, वो तुम्हें बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। फिर मिस कांग शेन का हाथ पकड़ लेती है और उससे कहती है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि कुछ भी हो, जो कुछ भी होगा मैं तुम्हारे साथ वो सब फेस कर लूंगी। फिर वो दोनों आसमान में पटाखों को देखने लगते हैं। आगे हम देखते हैं कि जोऊ के पास एक कॉल आता है और उस कॉल पे जोऊ को बोला जाता है कि आज तुम्हारा छोटा भाई अपनी वाइफ को लेके आएगा। तो जोऊ ये बात सुन के शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि मेरे भाई ने शादी कब कर ली। फिर वो अपने भाई का सोशल मीडिया अकाउंट चेक करता है। शेन ने अपनी और मिस कांग की फोटो बैक साइड से डाली होती है, जिसमें मिस कांग का फेस शो नहीं हो रहा होता, लेकिन मिस कांग के पीठ के तिल को जोऊ पहचान जाता है और सोचता है कि सेम तिल तो मिस कांग के पीठ पे भी है। फिर हम देखते हैं कि शेन मिस कांग को अपने दूसरे ग्रैंडपा से मिलवाने के लिए लाता है। फिर उसके ग्रैंडपा एक बहुत ही हैवी सोने का कड़ा मिस कांग को गिफ्ट करते हैं। मिस कांग ये देख के बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और उनको थैंक यू बोलती है। उसके ग्रैंडपा भी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। फिर उसके ग्रैंडपा कहते हैं कि जोऊ भी जल्दी घर आने वाला है, तो तुम मुझसे भी मिल लेना। ये बात सुन के मिस कांग थोड़ा घबरा जाती है। जब जोऊ घर के अंदर एंटर करता है तो उसको शेन की वो सारी पुरानी बातें याद आ रही होती हैं और वो उन सब बातों को मिस कांग से कनेक्ट करता है और समझ जाता है कि इतने टाइम से मेरा भाई और मिस कांग एक साथ थे। जैसे ही जोऊ मिस कांग और शेन को एक साथ देखता है, उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। मिस कांग शेन का हाथ बहुत जोर से पकड़ के बैठी हुई होती है। फिर शेन मिस कांग का हाथ ऊपर करता है और जोऊ को मिस कांग की रिंग दिखाने की कोशिश करता है। फिर शेन खड़ा होता है और जोऊ को कहता है, भाई मैं आपको मिलवाता हूँ मेरी वाइफ से। तो जैसे ही वो ये बात बोलता है तो जोऊ को गुस्सा आ जाता है और वो शेन को एक मुक्का मार देता है, जिसकी वजह से शेन जमीन पे गिर जाता है। फिर जोऊ कहता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तूने मेरी गर्लफ्रेंड के साथ शादी की। तो फिर शेन कहता है कि ब्रदर आप बहुत ही गलत बोल रहे हो, मैंने आपकी गर्लफ्रेंड के साथ शादी नहीं की और मैंने आपको कोई धोखा भी नहीं दिया है। कांग ने तुम्हारे साथ काफी समय पहले ही ब्रेकअप कर लिया था और आपके ब्रेकअप के बाद ही मैं मिस कांग के साथ रिलेशनशिप में आया था। और वैसे भी आप मिस कांग के साथ शादी नहीं करना चाहते थे क्योंकि आपको अपने फैमिली रेपुटेशन की बहुत ज्यादा ही चिंता थी। उसके बाद जोऊ को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर वो अपनी वॉच निकाल के अपने टाई को अपने हाथ पे बांध के बहुत जोर से शेन को मुक्का मारता है, जिसकी वजह से शेन दोबारा से जमीन पे गिर जाता है। फिर वो शेन के पास जाता है और कहता है, मैंने तुझे भाई समझा था लेकिन तूने मेरी गर्लफ्रेंड चुरा ली, तुझे जरा सी भी शर्म नहीं है कि तूने ऐसा क्यों किया। फिर वो उसको दोबारा से मारने जा रहा होता है। फिर उसके दादाजी इशारा करते हैं तो स्टाफ आके जोऊ को पकड़ लेता है और पीछे कर लेता है। फिर शेन कहता है कि भाई मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता, लेकिन अगर तुम मिस कांग को कुछ भी कहोगे तो मैं उसको प्रोटेक्ट जरूर करूंगा। फिर जोऊ मिस कांग के पास जाने की कोशिश करता है तो फिर शेन उसके बीच में आ जाता है। तो जोऊ मिस कांग को ऑफर करता है और कहता है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुमने इससे शादी कर ली है और मुझे इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि इतने दिन तुम इसके साथ ही। मैं तुम्हें अभी भी चांस देता हूँ कि अगर तुम्हें मेरे पास वापस आना है तुम मेरे पास वापस आ सकती हो। पुरानी बातें सारी भूल जाओ, प्लीज मेरे पास वापस आ जाओ। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ और मैं ये तुम्हें प्रॉमिस भी करता हूँ कि मैं तुमसे ही शादी करूंगा। मैंने तुम्हारे लिए रुआन के साथ शादी भी कैंसिल कर दी है क्योंकि तुम्हारे जाने के बाद मुझे समझ आया कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे पास वापस आ जाओ। शेन जब ये सब बातें सुनता है तो उसको थोड़ी घबराहट होती है। वो सोचता है कि कहीं मिस कांग का मन बदल ना जाए। फिर मिस कांग आगे बढ़ने लगती है। फिर मिस कांग कहती है, हमारे बीच जो भी कुछ था वो अब खत्म हो चुका है और अब मैं लीगली शेन के साथ मैरिड हूँ और मैं शेन के साथ ही रहना चाहती
चाहती हूँ और मैं उसी को प्यार करती हूँ। जब जोऊ ये सब बातें सुनता है तो उसको बहुत ही बड़ा झटका लगता है और फिर वो जमीन पे गिर जाता है। आगे हम देखते हैं कि डॉक्टर जब चेकअप करके बाहर निकलते हैं तो वो कहते हैं कि जोऊ बहुत ज्यादा वर्कलोड लेते हैं और रेस्ट बिल्कुल नहीं करते, जिसकी वजह से उनके हार्ट पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ा है। उनको रेस्ट करने की जरूरत है तो उनको प्रॉपर रेस्ट करने दीजिएगा। फिर उसका ग्रैंडपा शेन से कहता है कि अगर मुझे ये सब बातें पहले से पता होती फिर मैं तुम्हें कभी भी नहीं बोलता कि मिस कांग को यहाँ पर लेकर आओ। तो फिर शेन कहता है कि ग्रैंडपा आपको नहीं पता, लेकिन मैं मिस कांग को पिछले 4 सालों से प्यार करता हूँ। वो एक बहुत ही अच्छी लड़की है और जोऊ भाई ने उसके साथ बहुत ही बुरा किया है। फिर उसके ग्रैंडपा कहते हैं कि आगे से मिस कांग को इस घर में लेके मत आना। मैं नहीं चाहता कि उसकी वजह से जोऊ को कोई भी परेशानी हो। मैं तुम्हारे भाई को अपसेट नहीं देख सकता हूँ। फिर शेन कहता है कि अब मेरा भाई मिस कांग को कभी नहीं देख पाएगा, तो आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। आगे हम देखते हैं कि मिस कांग फोन पे बात कर रही होती है, तो जैसे ही वो अपना गेट ओपन करती है जोऊ अचानक से अंदर आ जाता है और उसके मुंह पे कपड़ा बांध के फिर उसको किडनैप कर लेता है और उसको किडनैप करके एक मेंशन में ले आता है। उसके हाथ पैर बांध के उसको बेड पे बिठा देता है और उसको कहता है तुम अब मेरी वाइफ बनोगी, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ और अब से ये मेंशन भी तुम्हारे लिए है। उसके बाद वो उसको बेड पे लेटा देता है और फिर फोर्सफुली उसके ऊपर आके कहता है मैं तुम्हारे साथ 4 साल रिलेशनशिप में था और मैंने तुम्हें बहुत प्यार किया है, लेकिन तुम ये समझती हो कि मेरे पास दिल ही नहीं है। लेकिन मुझे भी बुरा लगता है, तुमने मेरे साथ ब्रेकअप करके अच्छा नहीं किया। मिस कांग कहती है कि मुझे छोड़ दो, मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ और मैं अब लीगली किसी और की वाइफ हूँ, तो तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो। लेकिन जोऊ मिस कांग के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है और मिस कांग को कहता है कि शेन तुम्हारे साथ जो करता है वो मैं भी कर सकता हूँ, तुम बस मुझे बोलो, मैं वो सब चीजें तुम्हें दूंगा जो शेन तुम्हें दे रहा है। फिर वो उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है और उसके कपड़े उतारने की कोशिश करता है। मिस कांग उसको लगातार चिल्ला के मना कर रही होती है कि मेरे साथ ऐसा मत करो, मैं तुम्हारे भाई की वाइफ हूँ। तो फिर जोऊ कहता है कि जब मेरा भाई तुम्हारे साथ फिजिकल रिलेशनशिप बना सकता है तो मैं तुम्हारे साथ फिजिकल रिलेशनशिप क्यों नहीं बना सकता। ये बात सुन के मिस कांग बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। दूसरी ओर शेन परेशान होता है कि मिस कांग उसका फोन नहीं उठा रही होती। फिर शेन अपने पर्सनल गार्ड्स को बोलता है कि जल्दी से मिस कांग का पता लगाओ। फिर उसकी लेडी लीडर मिस कांग का लोकेशन ट्रैक करके शेन को बता देती है। फिर शेन कहता है गार्ड्स को भी कॉल कर दो कि वो इस लोकेशन पे पहुंच जाएं। दूसरी ओर जोऊ मिस कांग के साथ जबरदस्ती कर रहा होता है, तो फिर मिस कांग अपने डिफेंस करने के लिए जोऊ को काट लेती है, जिससे जोऊ पीछे हो जाता है। फिर मिस कांग कहती है तुम अब साइको बन चुके हो, तुम में और एक साइको में कोई भी फर्क नहीं है। तुम ही थे जिसने मेरे साथ रिलेशनशिप खत्म किया, तुमने ही मना किया कि तुम मेरे साथ शादी नहीं कर सकते, तो मैं तुम्हारी कोई पपेट नहीं थी जो तुम्हारे पीछे भागती रहती। जोऊ ये सब बातें सुन के फिर मिस कांग से माफी मांगने लगता है और कहता है कि मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। फिर मिस कांग कहती है कि सबसे पहले मेरे हाथ खोल दो। जोऊ मिस कांग की बात मान जाता है और उसके हाथ खोलने लग जाता है। फिर जोऊ कहता है कि मैं मानता हूँ कि हमें ब्रेकअप नहीं करना चाहिए था। जब ये सब बातें चल रही होती है तो मिस कांग मौका पाके जोऊ को एक किक करके वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन मेन गेट लॉक्ड होता है। फिर वो दूसरा रास्ता ढूंढने लगती है जहाँ से वो बाहर निकल सके, लेकिन जैसे ही वो भागने की कोशिश करती है जोऊ सामने से आ जाता है और उसको पकड़ के दीवार की साइड कर देता है और फिर दोबारा से उसको जबरदस्ती किस करने की कोशिश करता है, लेकिन मिस कांग उसको थप्पड़ मार के पीछे कर देती है। फिर वो कहती है कि मैं किसी और की वाइफ हूँ, तुम मेरे साथ ये सब करने की सोच भी कैसे सकते हो। तो फिर जोऊ कहता है जब मेरे भाई ने तुम्हें मुझसे चुराने से पहले नहीं सोचा तो मैं अब इन सब चीजों के बारे में क्यों सोचूं। जब वो तुम्हारे साथ सोया था तो क्या उसने ये सोचा था कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड थी। उसने मुझसे तुम्हें चुरा लिया, उसने मुझे धोखा दिया है। तुम्हें ये सब क्यों नहीं दिखाई देता है और तुम उसको इतना पसंद क्यों करती हो। मैं तुम्हें अभी भी अपॉर्चुनिटी देता हूँ कि तुम मेरे पास वापस आ जाओ। तो फिर मिस कांग कहती है मैं उसे इसलिए पसंद करती हूँ कि वो तुम जैसा बिल्कुल नहीं है, वो तुमसे लाख गुना अच्छा है और तुम उसकी तरह कभी भी नहीं बन सकते हो और अब मैं उससे प्यार करती हूँ और मैं उसकी वाइफ हूँ। फिर जोऊ कहता है कि चाहे कुछ भी हो लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो मिस कांग कहती है कि तुम ही थे जिसने मुझे ह्यूमिलेट किया था, तुम ही थे जिसने सबके सामने मेरी इंसल्ट की थी। तुम्हारा जब मूड अच्छा होता है तो तुम मुझसे प्यार करते हो, लेकिन जब तुम्हारा मूड खराब होता है तो तुम मेरी बेइज्जती करने लग जाते हो। इसे प्यार बिल्कुल नहीं कहते हैं। प्यार वो होता है जिसमें आप दूसरे की केयर करते हो, उसकी रिस्पेक्ट करते हो और उसका ध्यान रखते हो। और मैं शेन से प्यार करती हूँ और अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ शेन से ही प्यार करूंगी। ये बात सुन के जोऊ को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर वो कहता है कि तुझे क्या लगता है शेन तुझे मुझसे ज्यादा प्यार करता है। फिर
फिर जोऊ मिस कांग को जबरदस्ती सोफे पे लिटा देता है और कहता है कि तेरी पूरी बॉडी सिर्फ मेरे से बिलोंग करती है और अब मैं जो चाहूंगा वो तेरे साथ करूंगा और तू कुछ भी नहीं कर पाएगी। फिर जोऊ मिस कांग के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। मिस कांग चिल्लाती है कि मुझे छोड़ दो। तभी शेन गन से फ्लावर वास को शूट करता है और फिर अंदर एंटर करता है। फिर वो गन के साथ जोऊ को धमकी देता है और कहता है कि उससे दूर हो जाओ। शेन के साथ उसके गार्ड्स भी आए हुए होते हैं। फिर जोऊ कहता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई, तू मेरे आगे गन कैसे दिखा सकता है। फिर शेन कहता है कि तुम्हें मेरी वाइफ से दूर रहना चाहिए, वो तुम्हारी कोई प्रॉपर्टी नहीं है जो तुम उसको कभी भी किडनैप कर सकते हो। फिर शेन मिस कांग के पास जाता है और उसको अपनी जैकेट से कवर कर देता है। फिर इसको गोद में उठा के लेके जा रहा होता है। फिर जोऊ मिस कांग से कहता है, क्या तुम मुझे सच में छोड़ के जा रही हो? लेकिन मिस कांग उसको कोई जवाब नहीं देती और शेन मिस कांग को लेके चला जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और आपको ये ड्रामा कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसे ही और ड्रामा देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।